कई बेचैन रातों तक ठीक से नींद न आ पाने और लगातार करवटें बदलते हुए गहरी चिंता में डूबे रहने के बाद जायन ने अत्यंत सावधानी से अपने मन में आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति, अमर बनने के मार्ग को हमेशा के लिए खो देने के भय और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए अज्ञात खतरों का सामना करने की अपनी इच्छा, इन तीनों के बीच गहन मंथन किया और धीरे धीरे उसका झुकाव उस विकल्प की ओर होने लगा जिसमें वह जोखिम उठाकर आगे बढ़े, क्योंकि अंततः वह इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उसका पूरा जीवन साधारण और निरर्थक ढंग से बीत जाए। फिर भी अपने स्वभाव की अत्यधिक सतर्कता के कारण जायन ने तुरंत युएलू हॉल की यात्रा की और वहां उस लालची बूढ़े व्यक्ति से ब्लड एंड फायर के निषिद्ध परीक्षण की कठोर वास्तविकता तथा निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय आध्यात्मिक औषधियों की पूर्ण अनुपस्थिति की पुष्टि करने के बाद उसने अपने मन में पनप रही हर प्रकार की आशावादी कल्पना को पूरी तरह त्याग दिया। जब जायन ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि अब उसके पास पीछे हटने का कोई मार्ग शेष नहीं है, तब उसने अपने मन में एक अत्यंत दृढ़ और कठोर संकल्प स्थापित किया कि वह इस निषिद्ध ब्लड एंड फायर ट्रायल में अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा, या तो वह वहां से उन आध्यात्मिक औषधियों को प्राप्त करेगा जो उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने में सहायता करेंगी, या फिर उसी निषिद्ध क्षेत्र के भीतर संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा। जीने या मरने दोनों में से किसी एक को स्वीकार करने के दृढ़ निश्चय के साथ जायन ने आधे वर्ष बाद होने वाली इस यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात था कि इस सीमित समय के भीतर उसे अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाना होगा ताकि उसके जीवित लौटने की संभावना थोड़ी भी बढ़ सके। औषधीय गोलियों की सहायता के बिना इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स के 11वें स्तर तक पहुंचना पुनर्तः असंभव था, और यदि वह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था तो उसके पास केवल दो ही मार्ग शेष थे, या तो वह कुछ नई जादुई तकनीकों का अभ्यास करे या फिर कुछ शक्तिशाली तावीज़ और जादुई उपकरण खरीदे। नई जादुई तकनीकों की बात करें तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि यदि वह सीनियर मार्शल ब्रदर वू से निवेदन करता तो संभवतः वह उसे सिखाने से इनकार नहीं करते, किंतु अपनी सीमित प्रतिभा के कारण आधे वर्ष के भीतर वह अधिकतम 2 प्रारंभिक निम्न स्तरीय जादुई तकनीकें या केवल एक मध्यम स्तरीय जादुई तकनीक ही सीख सकता था, और जहां तक उच्च स्तरीय प्रारंभिक तकनीकों का प्रश्न था उनके बारे में सोचना भी व्यर्थ था। इस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे तीव्र और व्यावहारिक तरीका केवल तावीज़ों और जादुई उपकरणों पर निर्भर रहना ही था। जहां तक जादुई उपकरणों की बात थी, जायन के पास पहले से ही कुछ उपकरण मौजूद थे। मार्शल अंकल ये द्वारा दिया गया अंगूठी और छोटी काली झंडी, वह लंबी कृपाण जो रस्सी में बदल सकती थी, और वह लौकी जिससे स्वचालित रूप से आक्रमण करने वाले गोले निकलते थे, जिन्हें उसने उन 2 पीले वस्त्रधारी लोगों से प्राप्त किया था जो उसे लूटने और मारने आए थे। इसके अतिरिक्त जब वह संप्रदाय में प्रवेश कर रहा था तब उसे फियर्स सन स्वॉर्ड और कोल्ड मून सेबर भी प्राप्त हुए थे, किंतु ये केवल सबसे निम्न स्तर के जादुई उपकरण थे जो बस थोड़ी सी अग्नि और शीत ऊर्जा से आक्रमण कर सकते थे और वास्तव में किसी भी दृष्टि से प्रभावशाली नहीं थे। तावीज़ों की बात करें तो प्रारंभ में जायन के पास उनकी भारी कमी थी, किंतु सौभाग्यवश मार्शल अंकल ये द्वारा उसे लौटाए गए सामानों में उसे 10 से अधिक प्रारंभिक मध्यम स्तरीय तावीज़ और 2 अत्यंत दुर्लभ उच्च स्तरीय तावीज़ प्राप्त हुए, जिसने उसके आत्मविश्वास को अत्यधिक बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त जायन के पास वह छोटी तलवार वाला तावीज़ भी था जिसके वास्तविक उपयोग और महत्व के बारे में वह अभी तक पूरी तरह अनजान था। जिस पीले वस्त्रधारी व्यक्ति को उसने मार गिराया था उसने भय के मारे इसे ट्रेजर तावीज़ कहा था, जिससे स्पष्ट था कि इसकी उत्पत्ति साधारण नहीं थी, और इसी कारण जायन ने इसे चोरी की वस्तु समझे जाने के भय से किसी को भी इसके बारे में बताने का साहस नहीं किया। हालांकि इतने भयावह निषिद्ध ब्लड एंड फायर ट्रायल का सामना करने के लिए केवल यही साधन पर्याप्त नहीं थे, और इसलिए जायन ने यह निर्णय लिया कि वह संप्रदाय की पर्वत सीमा से बाहर निकलकर निकटवर्ती संप्रदाय के बाजार नगर की यात्रा करेगा ताकि वहां से कुछ उच्च गुणवत्ता वाले जादुई उपकरण और तावीज़ खरीदे जा सकें। समस्या ये थी कि उसके पास अत्यधिक स्पिरिट स्टोन नहीं थे, और वह भली भांति जानता था कि यह खरीदारी यात्रा उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं जाएगी, क्योंकि आने वाले निषिद्ध क्षेत्र के संघर्ष में यही स्पिरिट स्टोन लंबे समय तक लड़ने का आधार बनने वाले थे, और उन्हें खर्च करने में वह अत्यंत अनिच्छुक था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद जायन ने यह निश्चय किया कि वह अपने पास उपलब्ध सीमित समय में कुछ अत्यंत कीमती 1000 वर्ष पुराने औषधीय पौधों का संवर्धन करेगा ताकि उन्हें स्पिरिट स्टोन के बदले बेचा या वस्तु विनिमय किया जा सके। हालांकि फेस सेटिंग पिल्स बनाना अधिक लाभकारी हो सकता था, किंतु उनके लिए अत्यधिक सामग्री की आवश्यकता होती थी जिसे इतने कम समय में एकत्र करना असंभव था, और इसलिए अंततः उसने औषधीय सामग्री को सीधे बेचने का निर्णय लिया, वह भी केवल संप्रदाय के बाहर के साधकों को, ताकि संप्रदाय के भीतर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो। योजना तय होने के बाद जायन ने कार्य आरंभ किया। उसने पहले वू फैंग से भेंट की और सबसे व्यवहारिक प्रारंभिक मध्यम स्तरीय सहायक तकनीक की रेस्ट्रेनिंग टेक्निक को चुना, जो हेवंस आई तकनीक से बचाव कर सकती थी और उपयोग करने पर साधक की उपस्थिति और की को पूरी तरह छिपा देती थी। यद्यपि ये तकनीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या उससे ऊपर के विशेषज्ञों के विरुद्ध प्रभावी नहीं थी, किंतु की कंडेंसेशन के उच्च स्तरीय साधकों के विरुद्ध यह अत्यंत उपयोगी थी और बॉडी कंसीलमेंट टेक्निक की तुलना में कहीं अधिक व्यवहारिक सिद्ध होती थी।
जायन ने आक्रमण या रक्षा तकनीकें न चुनने का कारण अपने वास्तविक युद्ध अनुभव से सीखा था, क्योंकि उसने अनुभव किया था कि वास्तविक लड़ाई में मध्यम स्तरीय मंत्रों को पूरी तरह पूरा करने का अवसर बहुत कम मिलता है, जबकि जादुई उपकरण, निम्न स्तरीय तकनीकें और तावीज़ सबसे तेज और प्रभावी साधन होते हैं। इसी प्रकार दिन में जायन पूरी निष्ठा से की रेस्ट्रेनिंग टेक्निक का अभ्यास करता और रात में हरी तरल बूंदों को एकत्र कर औषधीय पौधों का संवर्धन करता। साथ ही मार्शल सीनियर माँ की नज़र से बचने के लिए औषधियों को बगीचे के सबसे दूरस्थ कोनों में उगाता। 4 महीने बीत जाने के बाद जायन ने अंततः इस तकनीक पर प्रारंभिक पकड़ बना ली और उसने 2000 वर्ष पुराने आध्यात्मिक पौधे भी सफलतापूर्वक तैयार कर लिए, जो बाजार नगर में निश्चित रूप से हलचल मचाने वाले थे। इसके पश्चात उसने येलो मेपल वैली के बाजार नगर की ओर प्रस्थान किया, अपने वस्त्र बदलकर एक साधारण साधक का रूप धारण किया और पैदल चलते हुए उस प्रसिद्ध बाजार नगर के द्वार तक पहुंच गया, जहां असंख्य विचित्र वेशभूषा वाले साधक आते जाते दिखाई दे रहे थे। और इस प्रकार जायन अंततः उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां से उसकी अगली किस्मत आकार लेने वाली थी। येलो मेपल वैली का बाजार नगर जायन को बहुत हद तक उसके अपने गृह नगर ग्रीन ऑक सिटी की याद दिला रहा था, क्योंकि पूरा बाजार केवल एक ही सड़क से मिलकर बना था जो उत्तर और दक्षिण दिशा में सीधी फैली हुई थी, और इस सड़क के दक्षिणी छोर पर विभिन्न आकारों के दर्जनों मकान बने हुए थे, जिनमें कुछ ऊंचे थे, कुछ निचले, कुछ पूरी तरह पक्की इमारतों के रूप में थे, जबकि कुछ केवल अस्थायी झोपड़ियों जैसे दिखाई देते थे, जिससे पूरा दृश्य असंगत और असमान प्रतीत होता था। ये सभी प्रतिष्ठान येलो मेपल वैली के अंतर्गत आते थे, किंतु उनमें से आधे से भी कम को वास्तव में येलो मेपल वैली के शिष्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किया जाता था, जबकि शेष बड़ा भाग उन साधक परिवारों और स्वतंत्र भटकने वाले साधकों को किराए पर दिया गया था जो प्रायः यहाँ व्यापार करते थे। और इन दुकानों में अधिकांश कच्चे आध्यात्मिक पदार्थों, तावीज़ों तथा जादुई उपकरणों का लेन देन करती थी। साथ ही एक 5 तत्वों की पुस्तकालय भी थी जो प्रारंभिक मंत्रों की बिक्री में विशेषज्ञ थी, और 2 सराय व भोजनालय भी थे जहाँ साधक भोजन और विश्राम कर सकते थे। बाजार नगर में केवल निम्न स्तरीय शिष्य ही नहीं रहते थे, बल्कि कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के विशेषज्ञ भी नियमित रूप से यहाँ ठहरते थे, जिनका मुख्य कार्य नगर में व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या झगड़े को रोकना था। सड़क के उत्तरी हिस्से का एक बड़ा भाग पूरी तरह खाली छोड़ा गया था, जिसे उन साधकों के लिए आरक्षित रखा गया था जो अचानक अस्थायी दुकान लगाना चाहते थे, और नियम ये था कि यदि कोई बाहरी साधक येलो मेपल वैली के शिष्यों को केवल एक निम्न स्तरीय स्पिरिट स्टोन अदा कर दे, तो वह पूरे एक दिन तक बिना किसी हस्तक्षेप के सड़क के किनारे अपनी दुकान लगा सकता था, और इस अवधि में उसे शिष्यों की सुरक्षा भी प्राप्त रहती थी, जिससे वह किसी पुराने शत्रु द्वारा बदला लिए जाने के भय से पूरी तरह निश्चिंत रह सकता था। इन्हीं नीतियों के कारण, जो बाहरी साधकों को व्यापार के लिए प्रोत्साहित करती थीं, और बाजार नगर की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के चलते, येलो मेपल वैली का ये बाजार नगर कई वर्षों से अत्यंत समृद्ध बना हुआ था, और समय समय पर यहाँ दुर्लभ वस्तुएं भी प्रकट होती थीं, जो और अधिक साधकों को आकर्षित कर लेती थीं। हालांकि जायन किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बाजार नगर में प्रवेश करने के लिए दक्षिणी मुख्य द्वार का उपयोग नहीं किया, बल्कि चक्कर काटते हुए उत्तर दिशा से प्रवेश किया, और सड़क पर कदम रखने से पहले उसने अपने चेहरे को नीले रंग की चादर से ढक लिया, ताकि यदि कोई उसे पहचानता भी हो तो पहचान न सके। ये समय दोपहर का था और पहली नज़र में बाजार की सड़क पर लोगों की संख्या अधिक नहीं लग रही थी, किंतु ये पूरी तरह स्वाभाविक था, क्योंकि यह कोई साधारण सांसारिक बाजार नहीं था जहां दिन भर शोरगुल रहता हो, बल्कि यह साधकों की दुनिया का बाजार था, जहां 10,000 लोगों में से मुश्किल से एक ही साधक होता था, और इस दृष्टि से यहाँ इतनी भीड़ होना स्वयं में ही पर्याप्त था। इस तथ्य को समझने के बाद जायन ने स्वयं पर हल्का सा व्यंग्य किया और सड़क के किनारे स्थित छोटी दुकानों की ओर बढ़ गया, ये सोचते हुए कि बड़ी दुकानों में जाने से पहले वह देख ले कि क्या इन छोटी दुकानों में कोई उपयोगी वस्तु मिल सकती है। किंतु सभी छोटी दुकानों को देखने के बाद जायन का मन भारी हो गया, क्योंकि वहां उपलब्ध जादुई उपकरण और तावीज़ उसके लिए लगभग पूरी तरह निरर्थक थे, और केवल 3 या 4 वस्तुएं ही ऐसी थीं जिन्हें किसी तरह स्वीकार्य कहा जा सकता था, किंतु उन्हें खरीदना भी केवल स्पिरिट स्टोन की मूर्खतापूर्ण बर्बादी ही होता। इसलिए उसने और समय न गंवाते हुए सीधे बड़ी दुकानों की ओर रुख कर लिया। 7 अपॉर्चुनिटीज पवेलियन, विंड गाइडिंग स्टडी, हेवनली क्राफ्ट स्टोर, इन नामों को पढ़ते हुए जायन ने इस बार बिना सोचे समझे किसी दुकान में प्रवेश नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे टहलते हुए प्रत्येक दुकान के नाम, आकार और व्यापार की प्रकृति को ध्यानपूर्वक समझा, और अंततः उस दुकान को चुना जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही थी और जहां साधकों का आना जाना लगातार बना हुआ था, माइरियर ट्रेजर स्टोर। केवल दुकान के नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा था कि उसका मालिक अपने माल की गुणवत्ता को लेकर अत्यंत आत्मविश्वासी था, और जायन को आशा थी कि यहाँ से वह कुछ दुर्लभ खजाने अवश्य प्राप्त कर सकेगा और खाली हाथ नहीं लौटेगा। दुकान में प्रवेश करते ही जायन कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया, क्योंकि सामने फैला उज्ज्वल हॉल इतना विशाल था कि दर्जनों लोग एक साथ खड़े हों तब भी भीड़भाड़ का अनुभव न हो, और सामने की ओर बहुमूल्य रेडेल्यूराइट लकड़ी से बना अत्यंत लंबा काउंटर था, जिसके पीछे नीले वस्त्र पहने 7-8 सेवक खड़े थे, जिससे पूरे स्थान पर एक भव्य और प्रभावशाली वातावरण व्याप्त था।
काउंटर के भीतर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजी हुई थीं, निम्न स्तरीय कच्चे पदार्थों से लेकर प्रचलित तावीज़ों और जादुई उपकरणों तक, और उनके स्वरूप से स्पष्ट था कि ये सभी वस्तुएं केवल साधकों के उपयोग की थीं, जिससे ये प्रतीत होता था कि इस दुकान में वास्तव में सब कुछ उपलब्ध है। जायन के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने सचमुच सही स्थान चुन लिया है। उसी क्षण नीले वस्त्र पहने एक सेवक आगे आया और मुस्कुराते हुए बोला, सम्मानित ग्राहक, आप क्या देखना चाहते हैं? क्या मैं आपको किसी वस्तु के बारे में जानकारी दूं? इस दुकान का माल निश्चित रूप से आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जायन ने अपनी चादर के भीतर से धीमी आवाज में उत्तर दिया, मुझे जादुई उपकरण और तावीज़ देखने हैं, लेकिन केवल सबसे श्रेष्ठ, किसी भी प्रकार की घटिया वस्तु मुझे मत दिखाना। इस उत्तर से सेवक क्षण भर के लिए चौंक गया, किंतु जब उसने जायन के हाव भाव का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और समझ लिया कि वह मजाक नहीं कर रहा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, क्योंकि वह समझ गया था कि उसके सामने एक बड़ा ग्राहक है। और बिना देर किए उसने जायन को आदरपूर्वक आमंत्रित करते हुए दूसरी मंजिल के वीआईपी कक्ष की ओर ले गया। ऊपर का वातावरण नीचे से पूरी तरह भिन्न था। कमरा अपेक्षाकृत छोटा था, किंतु वहां प्राचीन फर्नीचर सुसज्जित था। सजावट अत्यंत सुरुचिपूर्ण, आरामदायक और शांत थी, और कोने में रखी एक बहुमूल्य धूपदानी से उठती चंदन की हल्की सुगंध पूरे कक्ष में फैल रही थी। कक्ष में एक सौम्य मुख वाले अधेड़ व्यक्ति खड़े थे, जिनके हाथ में एक पुरानी पुस्तक थी और वे उसे ऐसे पढ़ रहे थे मानो कोई साधारण मनुष्य हो, क्योंकि उनके शरीर से किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति का आभास नहीं हो रहा था। ये दृश्य देखकर जायन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह स्थान किसी व्यापारिक स्थल से अधिक किसी धनी व्यक्ति के निजी आवास जैसा प्रतीत हो रहा था। जब उस व्यक्ति की दृष्टि जायन पर पड़ी तो उसने शांति से पुस्तक बंद की, और नीचे से आए सेवक ने उसके पास जाकर धीमे स्वर में कुछ कहा, जिसके बाद उस अधेड़ व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैं मायरियड ट्रेजर स्टोर का दुकानदार तियान बुली हूँ, आपको किस नाम से संबोधित करूँ? जायन फेयू। जायन ने बिना झिझक अपने मित्र का नाम उपयोग किया। ओह, तो ये ब्रदर जायन हैं, कृपया बैठिए, कहते हुए तियान बुली ने उसे आसन ग्रहण करने को कहा और सेवक को आदेश दिया कि वह दुकान की सर्वोत्तम जेड क्लाउड चाय लेकर आए। चाय आने से पहले ही तियान बुली ने विनम्रता से बातचीत शुरू की, किंतु जायन ने हल्की अधीरता के साथ कहा कि पहले व्यापार की बात की जाए, जिसके बाद दुकानदार मुस्कुराया, नीचे गया और कुछ समय पश्चात विभिन्न आकारों के रेशमी डिब्बे लेकर लौटा। जैसे ही डिब्बे खोले गए, जायन ने तुरंत अनुभव किया कि दो अत्यंत शक्तिशाली जादुई दबाव अचानक प्रकट होकर उसकी प्रत्येक गति पर नजर रखने लगे, और क्षणभर के आश्चर्य के बाद उसने समझ लिया कि यह मायरियड ट्रेजर स्टोर की सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे उसके मन में इस दुकान की वास्तविक क्षमता और प्रतिष्ठा को लेकर और भी गहरी समझ उत्पन्न हो गई। इसी क्षण दुकानदार तियान ने छोटे रेशमी डिब्बे में रखी वस्तु का परिचय देना प्रारंभ किया और अत्यंत आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा कि यह गोल्ड बीटल स्वॉर्म ब्लेड्स का एक पूरा सेट है, जिसमें एक मुख्य माता तलवार और 8 सहायक पुत्र तलवारें सम्मिलित हैं, जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाले लोहे और सोने से निर्मित किया गया है और जिन्हें एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के विशेषज्ञ ने 3 दिन और 3 रात तक लगातार परिष्कृत किया था। और जैसे ही कोई साधक मुख्य तलवार को धारण करता है, वह एक साथ सभी 8 सहायक तलवारों को नियंत्रित कर सकता है, जिससे शत्रु इन अत्यंत तीक्ष्ण और प्राणघातक ब्लेड्स के सामने किसी भी प्रकार की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। जायन ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि उसने शांति से तलवारों के हत्थे और संरचना को ध्यानपूर्वक परखा। कुछ क्षण तक गहन निरीक्षण करने के बाद हल्के से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उन्हें पुनः रख दिया। इसके पश्चात दुकानदार तियान ने हथेली के आकार की एक छोटी ढाल उठाते हुए कहा कि यह फ्लाइंग डार्क आयरन शील्ड है, जो एक अत्यंत दुर्लभ रक्षात्मक जादुई उपकरण है, जिसे कोल्ड अर्थ के एक विशाल टुकड़े से परिष्कृत किया गया है, और जो न केवल अत्यधिक ठोस और लगभग अविनाशी है, बल्कि इसमें एक स्वचालित मंत्र भी जड़ा हुआ है, जो इसे किसी भी दिशा में घूमते हुए स्वयं ही रक्षा करने में सक्षम बनाता है। जायन ने ढाल को अपने हाथ में लिया, उसकी सतह पर उकेरे गए जटिल अलंकरणों को हल्के से सहलाया, कुछ क्षण बुदबुदाते हुए विचार किया, और फिर शांत स्वर में पूछा कि क्या वह इसके मंत्र को थोड़ी देर के लिए परख सकता है। दुकानदार तियान ने सहजता से उत्तर दिया कि इसमें किसी प्रकार की झिझक न करे, और जैसे ही उसे अनुमति मिली, जायन ने धीरे धीरे अपनी जादुई शक्ति ढाल में प्रवाहित करनी शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप वह धातु की ढाल काले प्रकाश से चमक उठी, पल भर में कई गुना बड़ी हो गई, उसके हाथ से निकलकर हवा में तैरने लगी और उसके चारों ओर घूमते हुए उसके शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को ढंकने लगी। इस दृश्य को देखकर जायन के मन में संतोष की लहर दौड़ गई, क्योंकि थोड़ी देर तक नियंत्रित करने के बाद उसने पाया कि वह ढाल उसकी अपेक्षा के अनुरूप अत्यंत चुस्त, आज्ञाकारी और प्रभावी थी, और यह वही जीवनरक्षक उपकरण था जिसकी उसे इस समय सबसे अधिक आवश्यकता थी, जिससे निश्चित ब्लड एंड फायर ट्रायल में उसके जीवित रहने की संभावना निस्संदेह काफी बढ़ सकती थी। फिर भी जायन ने तुरंत कोई उत्साह प्रकट नहीं किया, बल्कि बिना कुछ कहे ढाल को पुनः डिब्बे में रख दिया और शांति से बैठा रहा, मानो वह दुकानदार को आगे बोलने का अवसर दे रहा हो।
दुकानदार तियान ने जायन के इस शांत व्यवहार पर किसी भी प्रकार की असंतुष्टि प्रकट नहीं की और उत्साहपूर्वक अगली वस्तु का परिचय देते हुए एक नीले रंग की छोटी सी गोलीनुमा वस्तु उठाई और बताया कि यह हेवनली लाइटनिंग सीड है, जिसे कई सौ वर्ष पूर्व एक रहस्यमय विशेषज्ञ ने आकाशीय बिजली को काटकर सफलतापूर्वक संकुचित किया था और जिसकी प्रत्येक कण में इतनी भयावह शक्ति निहित है कि यदि कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर का विशेषज्ञ भी इसे सीधे सहन करे तो उसके भस्म हो जाने की संभावना निश्चित है। ये सुनकर जायन का हृदय हल्के से कांप उठा, क्योंकि इस प्रकार की वस्तु केवल किस्मत से ही मिल सकती थी और यदि वह इसे प्राप्त कर लेता तो निश्चित क्षेत्र की यात्रा में यह उसके लिए एक निर्णायक तुरुप का पत्ता बन सकती थी। किंतु साथ ही वह ये भी समझ रहा था कि ऐसी वस्तु की कीमत अवश्य ही इतनी अधिक होगी कि साधारण व्यक्ति उसका विचार भी न कर सके। दुकानदार तियान ने इसके बाद कुछ और नहीं कहा, बल्कि आत्मसंतोष से भरी दृष्टि से जायन की ओर देखा, सुगंधित चाय का एक घूंट लिया और अंतिम रेशमी डिब्बे के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, जिससे जायन तुरंत समझ गया कि अब उसे स्वयं अपनी क्षमता प्रदर्शित करनी होगी। धीमी मुस्कान के साथ जायन ने अपने साथ लाया हुआ छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला, जिसके भीतर एक असाधारण वस्तु रखी हुई थी, और बिना ढक्कन खोले उसे सीधे दुकानदार तियान की ओर बढ़ा दिया, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि सही प्रस्तुति से ही वस्तु का मूल्य कई गुना बढ़ सकता है। दुकानदार तियान ने सावधानीपूर्वक डिब्बा खोला और भीतर झांकते ही पहले हल्का आश्चर्य प्रकट किया, किंतु तुरंत ही उसने ठंडे स्वर में कहा कि केवल एक येलो एसेंस मशरूम इतनी दुर्लभ नहीं होती कि उसके बदले इतने कीमती खजाने दिए जा सकें, जब तक कि वह 200-300 वर्ष से अधिक पुरानी न हो। जायन ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि शांत भाव से चाय का घूंट लेते हुए दुकानदार के चेहरे के भावों का निरीक्षण करता रहा, और जब दुकानदार ने दोबारा ध्यान से मशरूम को देखा तो अचानक उसकी सांस अटक गई और वह उत्साह में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, बेहतर प्रकाश में उसे ले जाकर बार बार जांचने लगा, बुदबुदाते हुए कि क्या ये वास्तव में 1000 वर्ष से अधिक पुरानी हो सकती है। ये दृश्य देखकर जायन का मन पूरी तरह शांत हो गया, क्योंकि उसे स्पष्ट हो गया कि उसकी 1000 वर्ष पुरानी औषधीय जड़ी बूटी का मूल्य उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक है, और यहाँ तक कि उस हेवनली लाइटनिंग सीड को प्राप्त करने की संभावना भी अब असंभव नहीं रही थी। अंततः दुकानदार तियान ने एक युवा सेवक को बुलाकर आदेश दिया कि वह एल्डर डिंग को तुरंत आमंत्रित करे, क्योंकि इस वस्तु का मूल्यांकन केवल वही कर सकते थे। और कुछ ही समय बाद सफेद बालों वाले एक वृद्ध व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए आए, जिन्हें देखकर दुकानदार तियान ने अत्यंत सम्मानपूर्वक अपना स्थान उन्हें सौंप दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि यह वृद्ध साधारण व्यक्ति नहीं था। कांपती आवाज में वृद्ध ने कहा कि इतनी शीघ्र बुलाए जाने का अर्थ अवश्य ही कोई असाधारण कारण होगा, और इसी के साथ कमरे का वातावरण और भी अधिक गंभीर तथा रहस्यमय हो गया। एल्डर डिंग, क्या मैं आपको थोड़ी सी असुविधा दे सकता हूं कि आप इस वस्तु को ध्यान से देखकर इसकी जांच करें, क्योंकि यद्यपि मुझे स्वयं यह आभास हो रहा है कि यह 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि हो सकती है, फिर भी मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं, इसलिए आशा करता हूं कि आप कृपया इस जड़ी बूटी की वास्तविक आयु की पहचान कर देंगे। दुकानदार तियान ने अत्यंत विनम्र स्वर में निवेदन करते हुए लकड़ी का डिब्बा आगे बढ़ाया। 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि। ये सुनकर एल्डर डिंग को विश्वास करना कठिन लगा, किंतु फिर भी उन्होंने संदेह और जिज्ञासा के साथ वह रेशमी डिब्बा अपने हाथ में ले लिया। एल्डर, कृपया इसे भली भांति जांचिए, क्या ये वास्तव में 1000 वर्ष पुरानी येलो एसेंस मशरूम है? दुकानदार तियान ने अपने हृदय में उठ रही उत्तेजना को दबाने का प्रयास करते हुए जल्दी जल्दी पूछा। एल्डर डिंग ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं और अत्यंत एकाग्रता के साथ उसके आकार, रंग, बनावट और उस पर उभरे प्राकृतिक चिन्हों को देखने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने डिब्बे को अपने नाक के पास ले जाकर कई बार हल्के से सूंघा, मानो उसकी सुगंध के माध्यम से उसके वास्तविक आयुकाल को पहचानने का प्रयास कर रहे हों। जायन ने इस औषधीय जड़ी बूटी को स्वयं त्वरित संवर्धन की प्रक्रिया से तैयार किया था, इसलिए वह भली भांति जानता था कि यह आध्यात्मिक औषधि वास्तव में 1000 वर्ष से अधिक पुरानी है या नहीं, और इसी कारण वह एक और पूरी निश्चिंतता और सहजता के साथ बैठा रहा, मानो एल्डर की गतिविधियों को देख ही न रहा हो, क्योंकि उसके मन में इस समय केवल यही विचार चल रहा था कि वह माइरियट ट्रेजर स्टोर के साथ सौदेबाजी किस प्रकार करेगा। इसके विपरीत दुकानदार तियान की स्थिति बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि वह बिना पलक झपकाए एल्डर डिंग की प्रत्येक छोटी से छोटी हरकत को देख रहा था, और जायन से पहली भेंट के समय उसके चेहरे पर जो निडर और आत्मविश्वासी भाव था, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह आशा और चिंता से मिश्रित एक अत्यंत जटिल अभिव्यक्ति ने ले ली थी। अंततः एल्डर डिंग ने डिब्बे को बहुत सावधानी से मेज पर रखा, आंखें बंद की, दाढ़ी को हल्के से सहलाते हुए कुछ क्षण गहन विचार में डूबे रहे, और फिर आंखें खोलकर अत्यंत शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, बधाई हो दुकानदार, ये निस्संदेह 1000 वर्ष से अधिक पुरानी येलो एसेंस मशरूम है, और यह हाल ही में ही जमीन से निकाली गई प्रतीत होती है, इसलिए इसकी औषधीय क्षमता में तनिक भी कमी नहीं आई है। यह एक सर्वोच्च गुणवत्ता की 1000 वर्षीय औषधि है, और इस बात की गारंटी मैं स्वयं देता हूँ। ये सुनते ही दुकानदार तियान का चेहरा अपार प्रसन्नता से खिल उठा, और उन्होंने तुरंत अत्यंत सम्मानपूर्वक एल्डर डिंग को सीढ़ियों तक छोड़कर विदा किया, जिसके बाद वे स्वयं उस डिब्बे को उठाकर बार बार देखने लगे, मानो अभी भी उन्हें विश्वास न हो रहा हो कि ऐसा दुर्लभ खजाना वास्तव में उनकी आंखों के सामने है।
दुकानदार तियान, क्या आपको और मुझे अब सौदे की बात शुरू नहीं करनी चाहिए? ये देखकर कि सामने वाला व्यक्ति जैसे ये भूल ही गया हो कि इस आध्यात्मिक औषधि का वास्तविक स्वामी अभी भी पास ही बैठा है, जायन ने हल्के स्वर में अपनी उपस्थिति का स्मरण कराया। ओह, मैं कितना मूर्ख हूँ, ब्रदर जायन, कृपया मुझे क्षमा करें। दुकानदार तियान थोड़ा चौंक गया और उसे अचानक याद आया कि यह जड़ी बूटी अभी माइरियट ट्रेजर स्टोर की नहीं बनी है, और लज्जा के कारण उसका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। हे, कोई बात नहीं, किंतु अब आप इस लेन देन को किस प्रकार करना चाहते हैं? जिस प्रकार आप इस वस्तु को देखकर आनंदित हुए हैं, उससे तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, जायन ने हल्की हंसी के साथ कहा, जिसमें एक सौम्य सा व्यंग्य भी छिपा हुआ था। दुकानदार तियान ने शीघ्र ही अपने भावों को संभाला, औषधि को पुनः मेज पर रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, चूंकि ब्रदर जायन 1000 वर्ष पुरानी आध्यात्मिक औषधि निकाल सके हैं, इससे स्पष्ट है कि आप कोई साधारण साधक नहीं हैं, इसलिए मैं अपने सामान्य व्यापारिक दांव पेंच छोड़कर आपसे सीधी और निष्पक्ष बात करूंगा और आपको उचित मूल्य दूंगा। थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने ईमानदारी से प्रस्ताव रखा कि जायन इस औषधि के बदले पहले दिखाए गए रेशमी डिब्बों में से किसी भी 2 वस्तुओं को चुन सकता है, या फिर केवल अंतिम रेशमी डिब्बे की वस्तु ले सकता है, और यदि इनमें से कुछ भी उसे पसंद न आए तो स्टोव उसे पर्याप्त स्पिरिट स्टोन देकर भी यह औषधि खरीद सकता है। जायन ने उसके शब्दों में निहित ईमानदारी को महसूस किया और बार बार मन में तौलने के बाद यह पाया कि यह प्रस्ताव उसकी सीमा से बाहर नहीं है, किंतु फिर भी वह अंतिम रेशमी डिब्बे की वस्तु देखना चाहता था, और मानो उसकी यही इच्छा भांप ली हो, दुकानदार तियान ने बिना पूछे ही वह डिब्बा खोलकर उसके सामने रख दिया। जैसे ही जायन की दृष्टि उस डिब्बे के भीतर गई, वह तुरंत स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके अंदर केवल एक अकेला तावीज़ रखा था, जिस पर सुनहरी ईंट का चित्र अंकित था, और वह चित्र हल्की सुनहरी आभा के साथ इतना यथार्थ प्रतीत हो रहा था मानो अभी बाहर निकल आएगा। इसे देखते ही जायन के विचार तीव्र गति से घूमने लगे और उसे तुरंत अपने पास मौजूद उस तावीज़ की याद आ गई जिस पर एक छोटी धूसर तलवार अंकित थी, जिससे उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, ट्रेजर तावीज़। दुकानदार तियान ये सुनकर अत्यंत चकित हो गया और विस्मय से बोला कि उसे आशा नहीं थी कि जायन इस वस्तु को पहचान लेगा, क्योंकि सामान्यतः बहुत कम साधक इसके बारे में जानते हैं और यह उसकी गहरी जानकारी का प्रमाण है। जायन ने इस पर कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा कि उसने केवल इसका नाम सुना है, वास्तविक ज्ञान नहीं, और चूंकि दुकानदार इसे निकाल सका है, इसलिए वह उससे इस ट्रेजर तावीज़ के बारे में विस्तार से जानना चाहता है। इसके बाद दुकानदार तियान ने विस्तारपूर्वक समझाया कि ट्रेजर तावीज़ एक अत्यंत विशेष वस्तु है, जिसे केवल कोर फॉर्मेशन से ऊपर के साधक ही बना सकते हैं, और ये तावीज़ तथा जादुई खजाने दोनों के गुणों को एक साथ धारण करता है, इसलिए साधक इसे कभी कभी नकली जादुई खजाना भी कहते हैं, यद्यपि इसके प्रति उनकी लालसा कम नहीं होती। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से नीचे के साधक इसकी शक्ति का केवल 10 से 20% ही उपयोग कर सकते हैं, किंतु इस स्तर के बाद माइंड कंडेंसेशन तकनीकों के माध्यम से इसकी वास्तविक भयावहता प्रकट होती है, जिससे यह अन्य सभी जादुई उपकरणों को तुच्छ बना देती है। हालांकि इसकी शक्ति सीमित होती है, क्योंकि जैसे जैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसमें निहित जादुई खजाने की शक्ति क्षीण होती जाती है, और एक बार शक्ति समाप्त होने पर यह तावीज़ पूरी तरह निरर्थक हो जाता है। अंततः दुकानदार ने यह भी बताया कि उच्च स्तरीय साधक प्रायः अपने जीवन के अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारियों के लिए ऐसे ट्रेजर तावीज़ छोड़ जाते हैं, क्योंकि यह उनके लिए शक्ति का एक अंतिम उपहार होता है, और यही कारण है कि साधना संसार में ये दृश्य बार बार देखने को मिलता है, जहां एक महान जादुई खजाना और कुछ ट्रेजर तावीज़ पीढ़ियों के बीच एक असहाय किंतु मूल्यवान विरासत बन जाते हैं। जब दुकानदार तियान ने जयान को अपने विवरण के माध्यम से समझाया कि यह खजाने की तावीज़ वास्तव में कितनी दुर्लभ और मूल्यवान है, तो जयान को खजाने की तावीज़ की वास्तविक उपयोगिता और महत्व का बेहतर अंदाज़ा हो गया, और उसने अनायास ही ब्रोकेड बॉक्स के अंदर रखी तावीज़ पर एक बार फिर नज़र डालते हुए अपने मन में ये सोचा कि शायद यह वस्तु भविष्य में उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दुकानदार तियान ने तुरंत कहा, इस दुकान ने गोल्डन लाइट ब्रिक तावीज़ को एक छोटे परिवार से काफ़ी बड़ी कीमत में खरीदा है, और यह बिल्कुल नई तावीज़ है, जो भाई जयान के 1000 साल पुराने आध्यात्मिक औषधि के बदले देने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। और उनका स्वर थोड़ा असहज और मजबूरी से भरा हुआ था, जिससे स्पष्ट हो गया कि वे इस स्थिति में अपने लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि उनके नज़रिए में जयान की आध्यात्मिक औषधि इस तावीज़ की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी। जयान ने अपने आप से ही हल्की मुस्कान में कहा, इतना आसान नहीं है कि मैं इस चालाकी को मान लूं, क्योंकि उसे उस अन्य पक्ष द्वारा निभाए जा रहे अभिनय पर कोई विश्वास नहीं हुआ, और उसने यह महसूस किया कि वास्तव में ये केवल एक पारस्परिक आवश्यकता की पूर्ति थी, जहां दुकानदार तियान अपनी वस्तु बेचने के लिए तैयार थे और जयान को अपने औषधि के बदले लाभ मिलना था। फिर दुकानदार तियान ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो भाई जयान, आप किस वस्तु के बदले इसे लेना चाहेंगे? और यह सवाल उनके लिए एक परीक्षण जैसा था, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि जयान अपने औषधि का मूल्यांकन कैसे करेंगे और क्या वे केवल एक वस्तु के लिए संतुष्ट होंगे या सभी वस्तुओं में रुचि लेंगे।
ज़यान ने थोड़ी देर विचार किया और अपने मन में ये गणना की कि यदि वह और कुछ दुकानों को देखेगा तो उसे कहीं और बेहतर जादुई उपकरण मिल सकते हैं, लेकिन सामने रखी वस्तुएं इतनी संतोषजनक और उपयोगी थीं कि वह किसी को त्यागने के लिए तैयार नहीं था, विशेष रूप से गोल्डन लाइट ब्रिक तावीज़ को, जिसे वह भविष्य में किसी भी स्थिति में उपयोग में लाना चाहता था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि इन सभी वस्तुओं को लेना उसके लिए लाभकारी रहेगा। कई क्षणों की विचार विमर्श के बाद ज़यान ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, इन सभी वस्तुओं को मैं पसंद करता हूं और मैं इन्हें सभी लेना चाहता हूं। और इस निर्णय के साथ उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि वह मायरेट ट्रेजर स्टोर से पूरी खरीदारी करेगा, जिससे न केवल उसकी ओर ध्यान कम होगा, बल्कि इसका प्रभाव केवल उसी स्टोर तक सीमित रहेगा और अन्य लोग उसकी संपत्ति या दुर्लभ औषधियों के बारे में जल्दी से नहीं जान पाएंगे। जब दुकानदार तियान ने यह सुना तो उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने सोचा कि शायद ज़यान अत्यधिक लालची हैं और केवल एक आध्यात्मिक औषधि के बदले सभी खजाने लेने का असंभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ज़यान ने केवल हल्की मुस्कान दी, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और अपने भंडारण थैले से एक समान बॉक्स निकालकर मेज पर रख दिया और संयमित स्वर में कहा, मैं इन सभी खजानों के बदले 2000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधियों का उपयोग करूंगा। इस घोषणा को सुनते ही दुकानदार तियान अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए और बिना किसी देर किए उन्होंने नई दिखाई गई आध्यात्मिक औषधियों की जांच की। और जब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह पहली जैसी ही दुर्लभ औषधि है, तो उन्होंने ज़यान को अजीब और गहन दृष्टि से देखा, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी दुर्लभ और मूल्यवान औषधियां प्रस्तुत कर सकता है, वह निश्चित रूप से मायरेट ट्रेजर स्टोर का पूरा ध्यान आकर्षित करने के योग्य है। चूंकि ज़यान ने गहरी चोगा पहन रखी थी, इसलिए दुकानदार तियान उनके वास्तविक भावों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे और यही रहस्य और आकर्षण को बढ़ा रहा था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा, ठीक है, चूंकि भाई ज़यान कह रहे हैं, मैं आपके शर्तों को स्वीकार करता हूं, लेकिन इस तियान का एक छोटा अनुरोध है कि भविष्य में यदि आपके पास और ऐसी दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियां हो तो आप इस स्टोर को प्राथमिकता दें और मैं निश्चित रूप से ऐसा मूल्य प्रदान करूंगा जो आपको पूरी तरह संतुष्ट करे। ज़यान ने केवल हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और अपने मन में यह विचार करते हुए सांस छोड़ी कि दुकानदार अभी भी शक में हैं, इसलिए भविष्य में ऐसी अदला बदली कम करनी चाहिए, अन्यथा यह उनके लिए गंभीर खतरा बन सकती थी। इस प्रकार दुकानदार तियान और ज़यान ने वस्तुओं का अदला बदली पूरी तरह संपन्न किया। सभी वस्त्र और औषधियों को सुरक्षित रखते हुए दोनों पक्ष संतुष्ट और प्रसन्न हुए और ज़यान तुरंत मायरेट ट्रेजर स्टोर से निकल गए, बिना बाजार शहर में और एक क्षण भी रुकने का साहस किए, क्योंकि उन्होंने जाना कि उनके पीछे नज़र रखने वाले विशेषज्ञ कहीं से भी आ सकते हैं। उन्होंने तेजी से बाजार शहर की उड़ान सीमा को पार किया और तुरंत ताइयू पर्वत श्रृंखला से दूर उड़ान भरी, ताकि किसी भी गुप्त निगरानी से बचा जा सके। और 3 या 4 दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्होंने सुरक्षित महसूस किया और येलो मेपल वैली की ओर लौटने का निर्णय लिया, जिससे उनका मार्ग सुरक्षित और सहज हो गया। 3 दिन बाद की संध्या में जब आकाश अंधेरा होने वाला था, ज़यान ताइयू पर्वत श्रृंखला के बाहरी छल्ले में प्रवेश किए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक छिपी हुई गुफा की तलाश में लगे, जो पहाड़ी के आधे मार्ग पर स्थित थी और बाहर से देखने पर पत्थरों के ढेर से लगभग पूरी तरह छिपी हुई थी। और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गुफा में प्रवेश करके वे सुरक्षित रहेंगे। कुछ खाने के बाद उन्होंने अपने कपड़े बदलकर पत्थर की दीवार से टिका और ध्यान में लीन हो गए और अज्ञात रूप से रात का दूसरा भाग बीत गया, जब अचानक कपड़ों की सरसराहट और हवा के चलने की आवाज़ ने उन्हें झकझोर दिया और वे तुरंत जाग गए। क्या मायरेट ट्रेजर स्टोर के लोग मेरे पीछे हैं? ज़यान ने चिंतित स्वर में सोचा, क्योंकि उन्होंने सबसे बुरी संभावनाओं का अनुमान लगाया। तभी बाहर से एक परिचित पुरुष स्वर ने कहा, जूनियर मार्शल सिस्टर, ये जगह अच्छी और दूरस्थ है, मुझे लगता है कि यही स्थान उपयुक्त है। ज़यान थोड़े चौंक गए, लेकिन अंततः उन्हें राहत मिली कि यदि यह मायरेट ट्रेजर स्टोर नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति केवल अपने रास्ते से गुजर रहा था और उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, मिल गया। मुझे पता था कि जूनियर मार्शल ब्रदर जरूर इसे अपने पास रखेगा और वास्तव में मेरी अनुमान बिल्कुल सही था। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और जूनियर मार्शल सिस्टर चेन की चीज़ों में से एक छोटा लाल लकड़ी का बॉक्स निकालते हुए जश्न मनाया और उसने तुरंत ही उसका ढक्कन खोल दिया। लेकिन चूंकि ज़यान उस समय छिपकर देख रहे थे, इसलिए वे ये स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए कि उस बॉक्स के भीतर वास्तव में क्या रखा हुआ था। उनकी जिज्ञासा अत्यंत तीव्र थी, लेकिन उन्होंने असावधानी से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ये ज्ञात था कि चूंकि यह वरिष्ठ मार्शल ब्रदर इतना क्रूर और निर्दयी था कि वह अपनी ही साथी महिला के खिलाफ कार्य करने में सक्षम था, यदि वह जूनियर मार्शल ब्रदर को पाता तो निश्चित ही ज़यान को अपनी चुप्पी बनाए रखने के लिए मार डालता और उसे बिल्कुल भी छोड़ता नहीं। और इससे पहले कि वह अपने जादुई कौशल का प्रदर्शन करता, उसने ज़यान की शक्ति और उसके चुस्त दिमाग का मूल्यांकन पहले ही कर लिया था। साथ ही उसने पहले ही देखा था कि उस अन्य व्यक्ति की हवा तत्व वाली जादुई तकनीकें हमले और रक्षा दोनों में असाधारण तेज और खतरनाक थीं, जिससे किसी सामान्य जादूगर के लिए उनके मुकाबले में आना असंभव प्रतीत होता था। और वह ये भी जानता था कि उस व्यक्ति की जादुई शक्ति उसकी तुलना में कहीं अधिक गहरी थी
12वें स्तर के केंद्र में स्थित, जिससे वह चाहे जादू या तकनीक की दृष्टि से पूरी तरह असमर्थ था और सफलता की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। हालांकि जयान को विश्वास था कि यदि वह पूरी शक्ति और अपने नए प्राप्त जादुई उपकरणों का उपयोग करके सामना करे तो वह वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के खिलाफ टिक सकता है, और उस समय ये तय करना कठिन होगा कि किसका हाथ जीत जाएगा, क्योंकि उनकी शक्तियों का संतुलन और उपकरणों की मात्रा उन्हें एकमात्र संतुलित प्रतियोगी बना रही थी। किसी भी हाल में जयान का यह मन नहीं था कि वह अपने जीवन को खतरे में डालकर किसी के लिए नायक बनने का नाटक करे और किसी अन्य की सुरक्षा के लिए बलिदान दे, क्योंकि जूनियर मार्शल सिस्टर चेन का उनके साथ कोई संबंध नहीं था। आखिरकार ये स्वयं वह थी जिसने अपनी आंखों के बावजूद गलत व्यक्ति को प्रेमी बना लिया और स्वयं को इस निर्दयी व्यक्ति के हाथों सौंप दिया, और ऐसे में दोष किसे देना चाहिए। जयान के लिए यह अनुचित और असंभावित था कि वह बिना कारण अपने जीवन को जोखिम में डाले। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह पूरी घटना को चुपचाप देखने तक सीमित रखेगा, और जब वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू वहां से चला जाएगा तो उसका इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर भी वह भविष्य में इस व्यक्ति की चालाकी और क्रूरता पर अधिक ध्यान देगा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी व्यक्ति को इतनी निर्दयी और क्रूर क्रियाओं में सक्षम देखा था, और इसे देखकर जयान केवल चुपचाप स्थिति को स्वीकार कर सकता था। इस सोच के साथ जयान ने हाल ही में सीखी हुई क्यूई रेस्ट्रेनिंग तकनीक का उपयोग करके खुद को छिपाया, ताकि किसी भी समय वरिष्ठ मार्शल ब्रदर उसकी उपस्थिति का पता लगाकर उसे मजबूर न कर दे कि वह पूरी शक्ति से लड़ाई में उतर पड़े। इस समय वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने छोटा लकड़ी का बॉक्स अपने भंडारण थैले में डालते हुए कुछ वासनात्मक हंसी की और जूनियर मार्शल सिस्टर चेन के करीब जाकर उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे और अपने मन की बातें बोलते हुए लड़की के वस्त्र धीरे धीरे फाड़ने लगे, जिससे जयान, जो छिपा हुआ था, घृणा और चौंक से कांप उठा। जूनियर मार्शल सिस्टर, आप मुझे दोष न दें। इस परिस्थिति में भाई कुछ नहीं कर सकता। आपको ये जानना चाहिए कि चालाक और अवज्ञाकारी लड़की डोंग ने कृपापूर्वक कहा था कि जब तक मैं पूरी तरह से आपके साथ अपने संबंध तोड़ दूं और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच जाऊं, वह मेरे साथ जोड़ी बनाने के लिए तैयार होगी, और इसके लिए वह अपने महान इंटेक्स्टर्स मार्शल आंसेस्टर हॉर्नफू के सामने मुझे शिष्य बनने की अनुमति दिला सकती है, जिससे मुझे महान, दुनिया बदल देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये स्वर्ग द्वारा प्रदत्त एक सुनहरा अवसर है जिसे वरिष्ठ मार्शल ब्रदर खोना नहीं चाहता, इसलिए उसे जूनियर मार्शल सिस्टर के साथ अन्याय करना पड़ रहा है। जूनियर मार्शल सिस्टर चेन ने जमीन पर लेटते हुए अपनी आंखों में आग भरी, और उसकी प्रतिक्रिया देखकर जयान ने महसूस किया कि वह क्रोध और आक्रोश में कांप रही थी, और यदि वह स्वतंत्र होती तो निश्चित ही वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू पर प्रहार करती। दुर्भाग्यवश इस विश्वासघाती प्रेमी ने पहले ही विंड बाइंडिंग तकनीक का उपयोग करके उसकी पूरी शरीर की गति को प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे वह हल्की भी गति नहीं कर सकती थी और न ही अपने मुंह से कोई शब्द या शाप निकाल सकती थी। उसे पूरी तरह से उसके इच्छानुसार चलना पड़ रहा था। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने छल कपट और बहानेबाजी करते हुए कहा, आह, यदि जूनियर मार्शल सिस्टर चेन कुलपति की इकलौती संतान न होती तो शायद मैं उसे जाने देता, लेकिन मुझे डर है कि यदि उसकी प्रेम भावना नफरत में बदल गई तो वह चेन कुल के सहयोग से मुझे प्रतिकार कर सकती है और यह मामला फैला सकता है, जिससे मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। इसके अतिरिक्त मैंने सुना है कि मार्शल आंसेस्टर हॉर्नफू अधैर्य और अन्यायप्रिय पुरुषों को अत्यंत घृणा करती हैं, इसलिए जूनियर मार्शल सिस्टर का इस संसार से विलुप्त होना आवश्यक है ताकि मेरी अवसर और प्रतिष्ठा सुरक्षित रह सके। इन शब्दों के साथ उन्होंने उसके वस्त्र फाड़ दिए और जूनियर मार्शल सिस्टर चेन पूरी तरह नग्न हो गई। ये दृश्य देखकर वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू की आंखों में कामुकता और वासना और अधिक जागृत हो गई, और उसने धीरे धीरे अपने हाथ उसके चिकनी त्वचा पर घुमाए, उसकी शारीरिक रूपरेखा को देखकर संतोष प्राप्त करने की कोशिश की, और कहा, सबसे मोहक बात यह है कि जूनियर मार्शल सिस्टर ने अभी तक अपनी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल नहीं ली है, और शायद वह भी इसे लेने के लिए अपनी सफलता के बाद प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपनी जीभ से ताली बजाई और विचार किया, हालांकि जूनियर मार्शल सिस्टर इसे अपने बचपन की निर्दोषता के साथ मुझे दे रही है, इसका अर्थ है कि वह इसे देने में नापसंद नहीं करती, और मुझे भी थोड़ा भय है कि यदि केवल एक पिल ली जाए तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में असफलता हो सकती है, लेकिन अब जूनियर मार्शल सिस्टर की पिल के साथ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने अपने हाथ पीछे खींचे और लकड़ी का बॉक्स तथा एक आसमानी रंग की बोतल निकाली और अपने दोनों हाथों को संतोषजनक दृष्टि से देखा। छिपकर यह सब देखने वाले जयान को मन में विचार आने लगे। अचानक दो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गईं, जो अत्यंत प्रलोभनकारी थी, क्योंकि क्या उन्होंने योजना नहीं बनाई थी कि वे रक्त और अग्नि की परीक्षा में भाग लेकर इन्हें प्राप्त करेंगे। यदि उन्हें इन पिलों को प्राप्त करने के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता तो उनका उत्साह इसे प्राप्त करने के लिए और भी अधिक बढ़ जाता। इन विचारों के साथ जयान ने वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू की हर चाल को ध्यान से देखा, और यदि कोई छोटी सी गलती या अवसर दिखाई देता तो वह तुरंत कार्य करने और दोनों पिलों को हासिल करने के लिए तैयार था।
वर्तमान में जूनियर मार्शल सिस्टर चेन अस्वस्थ और झुकी हुई दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर कड़वा घृणास्पद भाव धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी नग्न त्वचा गुलाबी हो गई थी और उसके होंठ बिना किसी आवाज के धीरे धीरे कांप रहे थे। हे, लगता है जॉयफुल मीटिंग पिल का असर अब दिखाई देने लगा है। वर्तमान में जूनियर मार्शल सिस्टर अत्यंत असहज महसूस कर रही हैं। उनका उपकार चुकाने के लिए वरिष्ठ मार्शल ब्रदर केवल थोड़ी देर उनके अनुभव का आनंद ले सकते हैं। इसे उनके पूर्व प्रेम का प्रतिकार कहा जा सकता है। बेझिझक ये सोचते हुए वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने हाथ में वस्तुएं वापस रखीं और अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाए, मानो उन्होंने उन्हें पूरी तरह नग्न कर लिया हो और अब वह अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ सकते थे। जयान का हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यदि वह इस समय वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू को नंगा पाकर हमला कर दे तो लू पूरी तरह भ्रमित हो जाएगा और जयान एक ही प्रयास में उसे समाप्त कर सकता था। लेकिन जब जयान ने बार बार उसकी चालाकी देखी तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ असामान्य है। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू की बेल अभी तक सही ढंग से जुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर जल्दीबाजी और शांतता का मिश्रण दिखाई दे रहा था, जिसमें एक छिपी हुई उपहास की झलक भी थी। तभी जयान ने अपनी आध्यात्मिक क्षमता को तेज किया, वाटर बैरियर तावीज निकाली और अपने हाथ पर रखी, और तभी उन्हें बाएं से एक वस्तु उड़ती हुई दिखाई दी। यदि उन्होंने पहले अपनी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं खोली होती तो शायद वे इसे महसूस ही नहीं कर पाते। उन्होंने तुरंत तावीज़ का उपयोग किया और एक गहरी नीली ऊर्जा ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। उसी समय आसमानी रंग की रस्सी उनकी ओर उड़कर उन्हें बांधने लगी और नीली रोशनी ने उसे रोक दिया। ये हुम्फ! वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू और जयान दोनों ने एक साथ आवाज़ निकाली, लेकिन लू को आश्चर्य हुआ कि उनकी अचानक चाल असफल रही और जयान को भी गुस्से और आश्चर्य का मिश्रण महसूस हुआ। अच्छा, आप जल्दी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लगता है आपकी प्रतिभा वास्तव में साधारण नहीं है, लेकिन मेरे मित्र इतने समय से देख रहे हैं। क्या आपको वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू से चर्चा नहीं करनी चाहिए? वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने अपनी आसमानी रस्सी खींची और ठंडे, शांत स्वर में कहा, जैसे उसने पहले से ही जयान के छिपने का पता लगा लिया हो। चूंकि अब जयान अपनी उपस्थिति उजागर कर चुके थे, इसलिए और छिपने का कोई मतलब नहीं रह गया था। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी चमकदार सुरक्षात्मक अवरोध शक्ति सक्रिय की और प्रत्येक हाथ में एक जादुई उपकरण थामे वे चट्टान के पीछे से बाहर निकले और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू की ओर बढ़ने लगे। तुम ही हो? वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने जयान की आकृति को स्पष्ट रूप से देखते ही हैरानी और आश्चर्य से उच्च स्वर में पुकारा, क्योंकि वह वास्तव में उन्हें पहचान चुके थे। जयान इस पुकार से थोड़े चौंक गए और उनके हृदय में हल्की खींच और चिंता उत्पन्न हो गई, क्योंकि यह व्यक्ति केवल उस एक बार की लड़ाई के समय उन्हें पहाड़ी पर देख चुका था और कई महीने बीत जाने के बावजूद उसने उन्हें अब भी पहचाना था। इससे ये साबित हुआ कि न केवल इस व्यक्ति की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी, बल्कि उसकी चालाकी और सतर्क मानसिकता भी असाधारण थी। स्थिति चाहे जैसी भी हो, जयान इसके बारे में अच्छा समाचार नहीं मान सकते थे, क्योंकि वे पहले ही यह अनुभव कर चुके थे कि वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू उनके समान ही एक निर्दयी और योजना बनाने में निपुण व्यक्ति हैं, और जो गर्व और अहंकार वह दूसरों के सामने दिखाते थे, वह केवल उसी तरह का धुंधला पर्दा था जैसे जयान अपनी विनम्र और छुपी हुई छवि को बनाए रखते थे। हालांकि इस बार जयान ने अनजाने में किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर दिया था, जबकि वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू अपने वास्तविक रंगों को छुपाने में समर्थ थे और दूसरों को उनका तिरस्कार करने के लिए उकसाते थे। फिर भी जयान को स्पष्ट रूप से पता था कि वह इस व्यक्ति जितना निर्दयी या क्रूर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा केवल अपने साधारण मार्ग पर आत्मसुधार की दिशा में प्रयास किया था। इस बीच जयान के मन में एप्रहेंशन बढ़ते हुए वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू का चेहरा गंभीर हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने किसी प्रकार की समझदारी हासिल कर ली थी, और उसने जयान की ओर एक भयानक दृष्टि से देखा, जिसमें उसके हत्या के इरादे पूरी तरह प्रकट थे, जिसे उसने किसी भी तरह छुपाने की कोशिश नहीं की। जयान ने मन ही मन आह भरी। वह मूलतः कुछ भ्रम पैदा करके और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर को धोखा देने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन अब उनके सामने उनकी चालाकी और सतर्कता को देखकर उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि किसी भी तरह का छल अब काम नहीं आएगा और अब केवल एक ही जीवित बचा रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाया और बाएं हाथ में रखी सूक्ष्म इस्पात की अंगूठी को उठाया, जिससे अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ निकली और वह सीधे वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू की ओर बढ़ी। तुरंत बाद उनके दाएं हाथ में रखा गहरा हरा लौकी का पात्र चमक उठा और उसके मुंह से 5 या 6 अस्पष्ट गोलाकार गोले उड़ते हुए उस इस्पात अंगूठी के पीछे चले। हालांकि जयान यही नहीं रुके, उन्होंने अपने खाली बाएं हाथ से हल्का इशारा किया और कुछ ही क्षणों में कई लाल आग के गोले प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी बाजू को हल्का घुमाया और उन गोलों को क्रमबद्ध किया, फिर अचानक उन्हें वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू की ओर फेंकते हुए धीरे से कहा, जाओ। ये आग के गोले प्रचंड गर्मी से भरे हुए थे और 4 अलग अलग दिशाओं में बिखर गए, जिससे वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू पर अलग अलग कोनों से हमला हुआ। इस चाल में जयान ने अपने पहले से प्राप्त सभी जादुई उपकरणों का लगभग पूर्ण उपयोग किया, लेकिन उन्होंने खजाने की तावीज़ का पुनर्तः उपयोग नहीं किया, क्योंकि आग के गोले की गति से उसकी दक्षता प्रभावित होती और साथ ही ये वू फैंग से सीखी गई तत्काल हत्या तकनीक के प्रयास को व्यर्थ कर देता। वास्तव में
यदि ज़यान पहले से ही अपने नए जादुई उपकरणों के साथ पूरी तरह परिचित होते और उनका तुरंत नियंत्रण कर सकते, तो उन्होंने उन्हें पहले ही समय पर बिना किसी रिस्ट्रेंट के इस्तेमाल कर लिया होता, क्योंकि इन नए उपकरणों की शक्ति उनके पुराने उपकरणों से कहीं अधिक थी। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू भी निष्क्रिय नहीं बैठे। उन्होंने लगभग एक झांग लंबी छड़ी पर रखी बड़ी आसमानी ध्वज निकाली, जिस पर एक लंबी नाखून वाली, नृत्य करती, उग्र आसमानी बार ड्रैगन की कड़ाई थी। इस समय वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने ज़यान के लगातार हमलों को देखा और अत्यंत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि आने के तुरंत बाद ऐसा भारी और निर्दयी हमला होगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उन्होंने हमले से बचते हुए अपने दाएं हाथ में ध्वज लिया और बाएं हाथ से अपनी कमर के पास भंडारण थैले से पीली तावीज़ निकाली। उन्होंने उसे अनिच्छा से देखा, फिर अपने दांत कसते हुए उसे अपने सामने फेंक दिया और तेजी से मंत्रोच्चारण करने लगे। कुछ ही क्षणों में ज़यान की इस्पात अंगूठी हल्का पीला प्रकाश छोड़ने लगी और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के बहुत करीब पहुंच गई। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने अपने खाली हाथ से पीली तावीज़ की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा, विंड वॉल तकनीक, उठो। उनकी पुकार के साथ पीली तावीज़ 10 झांग ऊंची सफ़ेद तूफान में बदल गई और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के सामने खड़ा होकर इस्पात अंगूठी के मार्ग को रोक दिया। इस्पात अंगूठी तूफान में प्रवेश करने में सफल हुई, लेकिन तुरंत उसे बाएं दाएं फेंक दिया गया और कई बार घूमने के बाद वापस फेंक दिया गया। इसके तुरंत बाद आने वाले गोलाकार गोले और भी बेकार साबित हुए और केवल तूफान के बाहर घूमते रहे, उन्हें तूफान में प्रवेश करने की क्षमता नहीं थी। ज़यान का रंग थोड़ा बदल गया। उन्होंने तुरंत आग के गोलों की दिशा बदल दी और उन्हें 2 बड़े अर्धचंद्राकार रूप में विभाजित कर दिया, ताकि वे 2 दिशाओं में उड़कर वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू पर फिर से हमला कर सकें। हे, सुंदर विचार। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने ठंडे स्वर में हंसते हुए एक हाथ से अत्यंत कुशल मंत्रोच्चारण करते हुए तूफान को 2 हिस्सों में बांट दिया और आग के गोलों को पुनः अवरोधित कर दिया। कई धमाकों की आवाज़ें गूंजीं और आग के गोले फिर से तूफान से टकरा गए, जिससे गायब हो गए। इसके बाद वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के नियंत्रण में 2 तूफान फिर से एक में बदल गए। उन्होंने जुझारू हंसी के साथ कहा, इतनी मामूली प्रतिभा कैसे अपनी अक्षमता दिखाने की हिम्मत करती है। मुझे जूनियर मार्शल डिसिपल के नाम और मूल का ज्ञान नहीं है, लेकिन आज रात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। फिर उन्होंने अपने हाथ मिलाए, आसमानी बार ड्रैगन ध्वज पकड़ते हुए उसे पूरी ताकत से लहराया। ज़यान थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि उनका विरोधी उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक परेशान करने वाला था। इतने तेज और निर्दयी हमलों को इतनी आसानी से निपटाना वास्तव में अप्रत्याशित था। ऐसा लगता है कि मुझे तावीज़ खजाने का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़यान ने ठंडे मन से सोचा, लेकिन इस समय वह पूर्ण रूप से तावीज़ का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा को अटल बनाए रखा। उन्होंने अपने विरोधी की ओर देखा। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू अपनी आसमानी ध्वज लहरा रहे थे, जो धीरे धीरे और चमकदार हो रही थी, जिससे उसका ड्रैगन और भी भयानक दिखाई देने लगा। ज़यान ने हिचकिचाहट छोड़ी। उन्होंने हाथ हिलाया, इस्पात अंगूठी उनकी ऊपर की ओर उड़कर रुक गई और धीरे धीरे हिलने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, बढ़ो। इस पर इस्पात अंगूठी तेज पीले प्रकाश के साथ फैल गई और एक छोटे मेज जितनी बड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बड़ी सुरक्षा घेरे के रूप में घूमने लगी। ज़यान यहीं नहीं रुके। उन्होंने लॉकी को पीछे रखकर अपने नए प्राप्त किया हुआ उड़ने वाला डार्क आयरन ढाल निकाला, जो नीली रोशनी की बाहरी परत के बाहर कई गुना बड़ा हो गया और धीरे धीरे उनके सामने तैरने लगा, काले प्रकाश का उत्सर्जन करते हुए। इस तरह ज़यान के पास 3 परतों की रक्षा थी। सबसे बाहरी परत इस्पात की बड़ी अंगूठी, मध्य परत उड़ने वाला डार्क आयरन ढाल और सबसे आंतरिक परत शुरुआत में उपयोग किए गए नीले प्रकाश का अवरोध। सभी तैयारियों को पूरा करने के बाद ज़यान संतुष्ट हुए और उन्होंने अपनी छोटी ग्रे रंग की तलवार तावीज़ को बाहर निकाला, फिर पद्मासन में बैठकर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, ये सोचते हुए कि वह इस तावीज़ से जल्द हमला करने की तैयारी कर लें। उसी क्षण उनके सामने खड़े वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने अंततः अपने आसमानी बार ड्रैगन ध्वज के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति एकत्र कर ली और तूफान जैसी ताकतवर प्रहार आरंभ कर दिया। जैसे ही उन्होंने ध्वज लहराना बंद किया, उन्होंने इसे ज़यान की ओर इशारा करते हुए अग्रसर किया और अचानक ध्वज से 10 से अधिक आसमानी पवन धाराएं निकलकर ज़यान की ओर दौड़ पड़ीं। इन पवन धाराओं की गति इतनी तीव्र थी कि एक पल में ही वे वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू से निकलकर ज़यान के बिल्कुल पास आ गईं। पवन तत्व की जादुई तकनीकें वास्तव में कमज़ोर नहीं होती और उनकी आक्रमण गति अन्य तत्वीय जादुई तकनीकों की तुलना में 50% अधिक तीव्र थी। यदि ज़यान ने पहले से तैयार की गई अपनी रक्षा का इंतजाम नहीं किया होता, तो उन्हें डर था कि वे इन कई पवन धाराओं द्वारा तुरंत ही मार दिए जाते और उनका सिर कट जाता। जैसे ही ज़यान हैरान हुए, पवन धाराओं ने उनकी बाहरी सबसे बड़ी सूक्ष्म इस्पात की अंगूठी से जोरदार टक्कर ली और कटने की आवाज़ों के साथ नीले और पीले प्रकाश की चमक लगातार झिलमिलाने लगी। जब ये प्रकाश समाप्त हुआ, तो मूल रूप से चिकनी इस्पात अंगूठी की बाहरी परत पर 10 से अधिक फुट लंबी खांचे बन चुके थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह जादुई उपकरण पहले ही काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका था। फिर भी सौभाग्य ये रहा कि इस जादुई अंगूठी ने लगातार घूमते हुए हमला झेला, जिससे पवन धाराओं ने विभिन्न स्थानों पर हमला किया, अन्यथा अंगूठी टूट चुकी होती और उसकी पहली रक्षा रेखा पार कर ली जाती।
जयान और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू दोनों इस परिणाम से आश्चर्यचकित थे। जयान को महसूस हुआ कि भले ही यह इस्पात अंगूठी मूलतः रक्षा के लिए नहीं बनाई गई थी, फिर भी यह एक वास्तविक उच्च गुणवत्ता वाली जादुई वस्तु थी और इसके निर्माण की गुणवत्ता अवश्य ही असाधारण थी। उन्होंने यह अपेक्षा भी नहीं की थी कि कुछ मामूली पवन धाराओं के हमले ने इसे लगभग नष्ट कर दिया। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू और भी अधिक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह आसमानी बार ड्रैगन ध्वज एक प्रसिद्ध और शीर्ष गुणवत्ता वाली जादुई वस्तु थी, जिसे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक मूल प्रकृति के अनुकूल पाने के लिए अत्यंत कठिन कीमत चुकाई थी। ये जादुई उपकरण न केवल आसानी से और तुरंत पवन धाराओं की तकनीक और अन्य सरल जादुई तकनीकें चला सकता था, बल्कि जब इसमें पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति संग्रहित होती तो ध्वज द्वारा छोड़े गए सभी पवन तत्व के हमलों की शक्ति बढ़ जाती, जिससे कुछ ही समय पहले की पवन धाराएं, भले ही सरल लग रही थीं, मध्य स्तरीय जादुई तकनीकों के समान प्रभावशाली साबित हुईं। सचमुच उस समय का प्रतीत होने वाला सरल हमला दरअसल 10 से अधिक मध्य स्तरीय जादुई तकनीकों का एक केंद्रित बमबारी था, और इसके बावजूद ये सबसे बाहरी विशाल इस्पात अंगूठी को नष्ट नहीं कर सका। इसलिए वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू को जयान के प्रति एप्रहेंशन और भय होना स्वाभाविक था। हालांकि जयान और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू दोनों ने यह महसूस किया कि उनके सामने का व्यक्ति निर्दयी है, उनके अगले कदम भिन्न थे। जयान ने तावीज़ खजाने को पूर्ण नियंत्रण में नहीं लिया था और आधे में हार मानने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्हें आने वाले अति तीव्र और तेज हमले के लिए स्वयं को मजबूती से तैयार करना पड़ा। वरिष्ठ मार्शल लू अपनी उच्च बुद्धिमत्ता के कारण जब उन्होंने देखा कि जयान पिछली आक्रमण के बाद स्थिर रहते हुए रक्षा की स्थिति में हैं, तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि जयान निश्चित रूप से एक ट्रम्प कार्ड की तैयारी कर रहे हैं, न कि कोई उच्च स्तरीय जादुई हमला, बल्कि एक प्रचंड और भयंकर जादुई उपकरण। इसलिए उन्होंने बिना देर किए अपने हाथ में ध्वज में पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की और उसे जयान की ओर इशारा करते हुए एक तेज और निर्दयी पवन धाराओं का झटका छोड़ दिया। इस बार पवन धाराएं अपेक्षाकृत छोटी थीं, लेकिन स्थिर और लगातार थीं और लंबे आसमानी प्रवाह के रूप में दौड़ती हुईं, जिससे उनके तीव्र प्रहार से नीले और पीले प्रकाश की चमक उत्पन्न हुई। इस बार जयान की इस्पात अंगूठी केवल थोड़े समय तक ही टिक सकी और अचानक एक भारी धमाका हुआ। पीला प्रकाश चारों ओर फैल गया और उच्च गुणवत्ता वाली इस्पात अंगूठी अंततः टूट गई। बिना किसी रुकावट के पवन धाराएं जयान की ओर बेतहाशा बढ़ीं, लेकिन उन्हें दूसरे उच्च गुणवत्ता वाले जादुई उपकरण डार्क आयरन ढाल ने रोक दिया। इससे काले और नीले प्रकाश की चमक के साथ टकराव हुआ। डार्क आयरन ढाल इस्पात अंगूठी से पूरी तरह भिन्न थी। यह एक टॉप क्वालिटी जादुई उपकरण थी, उसी स्तर की गुणवत्ता के साथ जैसे आसमानी बार ड्रैगन ध्वज, और इसकी रक्षा क्षमता 4 इस्पात अंगूठियों से भी अधिक थी। फिर वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने ध्वज को पकड़ते हुए पूरी शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की, जिससे ध्वज की आसमानी चमक और भी तेज हो गई, मानो रात के मध्य में एक आसमानी सूर्य उदय हुआ हो, ऐसा कि कोई भी सीधे उसकी ओर देखने का साहस नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने तेज गति से उंगलियों के इशारे किए और ध्वज की ओर इशारा करते हुए कहा, बार ड्रैगन परिवर्तन। तुरंत ही आसमानी बार ड्रैगन ध्वज एक विशाल 30 मीटर लंबी जीवंत और सजीव ड्रैगन में बदल गई, जिसने अपने दांत और पंजे दिखाए और जयान की ओर उग्र रूप से बढ़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने उंगली से आदेश दिया, जाओ। ड्रैगन ने तुरंत अपना विशाल मुंह खोला और जयान की ओर प्रहार किया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। इसी समय डार्क आयरन ढाल और ड्रैगन की नीली चमक आमने सामने हुई और प्रारंभ में बराबरी की स्थिति बनी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ढाल की काली चमक तेजी से कमजोर होने लगी। ठीक उसी समय जयान ने स्पष्ट रूप से वापस हटो का आदेश दिया और डार्क आयरन ढाल तुरंत सिकुड़ते हुए उनके हाथ में लौट आई, जिससे ढाल और ड्रैगन के बीच का संघर्ष जारी रहा। उसी समय उन्होंने क्रॉस लेग बैठे हुए ग्रे तावीज को बड़ी तलवार की तरह बदलकर 10 मीटर लंबी रोशनी की तेज धारा बनाए और सीधे ड्रैगन के सिर पर प्रहार किया। इससे दोनों का जोर टकराकर एक दूसरे में उलझ गया। इस बीच डार्क आयरन ढाल मूल आकार में लौटकर जयान के हाथ में आ गया और भंडारण थैले में रखा गया, क्योंकि जयान की सारी जादुई शक्ति अब इस तावीज की आक्रमण क्षमता पर केंद्रित थी। वर्तमान तावीज का ग्रे रेखा रूप पिछले अनुभव की तुलना में 4 गुना अधिक शक्तिशाली था और इसका आकार स्पष्ट रूप से तलवार जैसा दिखाई देता था। इस क्षण जयान ने अपने ग्रे तावीज की तलवार को ड्रैगन के साथ उलझाते हुए नियंत्रित किया, लेकिन अचानक उन्हें एक अजीब और अप्रत्याशित विचार से ध्यान भटक गया। जयान और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू दोनों की जादुई शक्ति लगातार उनके तावीज और आसमानी बार ड्रैगन ध्वज में समाहित हो रही थी, और उनके शरीर और मन पूरी तरह से इस संघर्ष पर केंद्रित थे। किसी भी तरह की लापरवाही या ढील देना उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि यदि किसी भी पक्ष से सबसे मामूली चूक हुई तो वे तुरंत अपनी जान के साथ साथ उस जादुई उपकरण को भी खो देंगे, और पीछे हटने का कोई रास्ता अब नहीं बचा था। इस प्रकार विशाल तलवार और आसमानी बार ड्रैगन के बीच ये संघर्ष अप्रत्याशित रूप से एक ऐसी थकाऊ लड़ाई में बदल गया जिसमें यह तय करना था कि कौन अपनी जादुई शक्ति पहले समाप्त करेगा।
जब दोनों ने महसूस किया कि उनकी बची हुई जादुई शक्ति की मात्रा ही इस लड़ाई का निर्णायक बिंदु थी, तो उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने हाथों में स्पिरिट स्टोन निकाले। हालांकि वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के पास केवल निम्न ग्रेड की पवन तत्व वाली स्पिरिट स्टोन थी, जबकि ज़यान के पास मध्य ग्रेड की पृथ्वी तत्व वाली स्पिरिट स्टोन थी, और इस खोज ने वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू का रंगत बिगाड़ दिया और उसे अत्यंत भय और चिंता में डाल दिया। एक केवल क्यू कंडेंसेशन स्तर के साधक के पास इस प्रकार की मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन होना, जिसे केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या उससे ऊपर के साधक ही प्राप्त कर सकते थे, ये बात वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के लिए अत्यंत चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन निम्न ग्रेड की तुलना में आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से पुनःपूर्ति करती थी, और इस दृष्टि से वह एक बड़ा नुकसान झेल रहे थे। फिर भी वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने शांत विचार किया कि उनकी जादुई शक्ति पहले से ही अपने विरोधी से कहीं अधिक गहरी थी, और भले ही ज़यान अपनी जादुई शक्ति को उनसे तेजी से पुनः प्राप्त कर लें, वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी शक्ति पुनः प्राप्त होगी उतनी ही उसी दर से उपभोग हो जाएगी, और यह वास्तव में नगण्य था। इस सोच के साथ वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने अपने मन को शांत किया और पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने ज़यान की अगली क्रिया देखी तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास का भाव तुरंत उतर आया, क्योंकि ज़यान ने स्वयं अपने सामने की नीली सुरक्षा कवच को हटा दिया और पूरी तरह से अपना वास्तविक शरीर प्रकट कर दिया। हालांकि वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू अत्यंत बुद्धिमान थे, उनके विरोधी की इस कार्रवाई ने उन्हें भ्रमित कर दिया और वह नहीं जान सके कि ज़यान वास्तव में क्या सोच रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़यान अब ये चिंता नहीं कर रहे कि उनकी पवन धाराएं उनकी जान ले सकती हैं? वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के विचार मन में कई बार उठे और तुरंत तय किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साहपूर्वक अपना बायां हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और हल्की नीली पवन की धाराएं बनाईं। हालांकि ज़यान ने वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के पवन धाराएं तैयार करने का इंतजार किए बिना अपने हाथ को तेजी से आगे बढ़ाया, और विशाल तलवार जो कि आसमानी बार ड्रैगन के साथ जकड़ी हुई थी, अचानक अत्यंत चमक के साथ प्रकट हुई। ज़यान ने वास्तव में उस समय का लाभ उठाया जब वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू पवन धाराओं में व्यस्त थे, और अचानक आसमानी बार ड्रैगन को झटका देकर सीधे वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू की ओर बढ़ा दिया। इस छोटे से पल में वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। यदि वह पवन धाराओं को पूरा कर जारी रखते और उसे लॉन्च करने का प्रयास करते तो वे ज़यान की जान ले सकते थे, लेकिन उसी समय विशाल तलवार उन्हें समाप्त कर देती और वह भी निश्चित रूप से अपनी जान खो देते, जिससे दोनों पक्षों की विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती। हालांकि पवन दीवार अभी समाप्त नहीं हुई थी। यह विशाल तलवार आसमानी बार ड्रैगन ध्वज के परिवर्तन का मुकाबला करने में सक्षम थी, और वह तूफान निश्चित रूप से इस विशाल तलवार द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता और इसे रोकने में सक्षम नहीं होता। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनकी अभी भी बड़ी संभावनाएं और सुनहरा भविष्य बाकी था, और वह किसी अज्ञात व्यक्ति के सामने जंगल में मरने के लिए तैयार नहीं थे। इस सोच के साथ उन्होंने पवन धाराओं को छोड़ दिया और अपनी सारी जादुई शक्ति को आसमानी बार ड्रैगन में प्रवाहित कर उसे अपने पास बुलाया। वह आसमानी बार ड्रैगन वास्तव में अद्भुत पवन तत्व की जादुई वस्तु थी, और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू की संपूर्ण शक्ति के साथ यह ज़यान की विशाल तलवार का सामना करने के लिए आगे बढ़ी और फिर से संघर्ष में प्रवेश किया। इस स्थिति को देखकर वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने राहत की सांस ली। उनके शरीर पर ठंडा पसीना छा गया। इसके बाद उन्होंने कई बार और जादुई तकनीकों का प्रयोग करने का प्रयास किया ताकि ज़यान पर हमला कर सकें, लेकिन ज़यान ने हर बार उसी तकनीक का प्रयोग कर उन्हें वापस खदेड़ दिया। भले ही ज़यान के पास किसी भी तरह की सुरक्षा न थी, फिर भी वह उन पर हावी नहीं हो सके। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू अत्यंत खिन्न हो गए और उन्हें अपनी गहरी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए उसे लगातार खर्च करना पड़ा। इसी समय ज़यान ने अपने भंडारण थैले से विभिन्न छोटे जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उन्होंने इन बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों को चबाया, वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू स्तब्ध रह गए और नहीं जान पाए कि उनके विरोधी का अगला खतरनाक षड्यंत्र क्या होगा। उन्हें अपने विरोधी की योजना का अनुमान नहीं था और ये देखकर उन्हें निराशा हुई, लेकिन अपनी जान को अत्यधिक प्रिय समझते हुए, भले ही वह सामान्य लोगों से कहीं अधिक चालाक थे, कुछ समय से वे पूरी तरह परेशान थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू का हृदय धीरे धीरे भारी होता गया और अंततः आसमानी ड्रैगन की चमक फीकी पड़ने लगी, लेकिन विशाल ग्रे तलवार की चमक वैसी ही तेज थी जैसी पहले थी। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू भयभीत हुए और अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाए, असंभव! मेरी जादुई शक्ति तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक है। भले ही तुमने मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की हो, फिर भी तुम्हारे पास अब इतनी ऊर्जा बची होना असंभव है। तुम्हारी जादुई शक्ति तो मुझे पहले ही समाप्त होनी चाहिए थी। जल्द ही आसमानी बार ड्रैगन विनाश की कगार पर था। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने अंतिम बार भौंकते हुए चिल्लाया, मानो कोई जंगली कुत्ता गहरे कुएं में गिरे और अपनी आखिरी आवाज निकाल रहा हो, और उसके शब्द पूर्ण असहमति से भरे थे। ज़यान ने जब देखा कि उनका योजना पूरी तरह सफल हो गई है, तो वह मुस्कुराने से नहीं रोक सके। विरोधी के शब्द सुनकर उनके होंठ हल्के से तिरछे हुए और उनकी मुस्कान उपहास में बदल गई।
उन्होंने मृत व्यक्ति को समझाने का समय न लेते हुए विशाल तलवार की चमक और भी भव्य बना दी, और उसने धीरे धीरे आसमानी बाढ़ ड्रैगन की शक्ति को कम करते हुए इसे केवल लगभग 3 मीटर लंबा कर दिया, जिसकी नीली चमक इतनी मंद हो गई कि लगभग दिखाई देना बंद हो गई। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ये देख पूरी तरह हताश हो गए, और इसलिए उनके हृदय में सब कुछ दांव पर लगाने की इच्छा उत्पन्न हुई, और उनकी आंखों में धीरे धीरे पागलपन की चमक आ गई। बिना बोले उन्होंने अपनी बचे हुए जादुई शक्ति को आसमानी बाढ़ ड्रैगन ध्वज में संकुचित किया, जिससे ये तुरंत अपने मूल रूप में लौटकर आकाश से गिर पड़ा। फिर विशाल तलवार उनके सामने दौड़ रही थी, पर वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शेष जादुई शक्ति से एक विशाल पवन धार बनाए और उसे ज़यान की ओर प्रहार किया। ज़यान ने ये देखा तो उनका हृदय कांप उठा। जैसे ही विरोधी ने पवन धाराओं को फेंका, उन्होंने विशाल तलवार का उपयोग करते हुए विरोधी का सिर काटने का आदेश दिया, और बिना परिणाम देखने के रुकते हुए ज़यान पहले ही लगभग 10 मीटर दूर भाग चुके थे। पहले पवन धाराओं के अनुभव के कारण ज़यान उनकी भयावह गति को जानते थे, और यदि उन्होंने तुरंत शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स का प्रयोग नहीं किया होता तो वह अपनी रक्षा नहीं कर पाते और अनपेक्षित रूप से काट दिए जाते, बिना किसी शांति के मर जाते। पवन धाराएं अत्यंत तेज थीं, और वे उसी स्थान तक पहुंच गईं जहां ज़यान अभी अभी से भागे थे, लेकिन वे आश्चर्यजनक रूप से ज़यान के भागने के दिशा में बढ़ीं और फिर से तीव्र प्रहार किया। ज़यान ने और किसी बात पर विचार किए बिना शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स का अधिकतम उपयोग किया, और छोटे क्षेत्र में लगातार बाएं दाएं गति बदलकर कई प्रतिछाया उत्पन्न की, जिससे पवन धाराएं उन्हें पकड़ नहीं सकीं। ज़यान ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि यदि वह सीधे रेखा में भागते तो निश्चित रूप से पवन धाराओं द्वारा मारा जाता, लेकिन नाजुक और सटीक चालों का उपयोग करके वह सुरक्षित रहते हुए अपनी रक्षा कर सकते थे। यही कारण था कि उन्होंने अपनी सुरक्षा जादुई तकनीक को छोड़ने का साहस किया। अचानक पवन धाराएं नियंत्रण खो बैठीं और पृथ्वी में गहरी खाई छोड़ते हुए समाप्त हो गईं। ज़यान ने लंबी सांस ली और अपने घबराए हुए हृदय को शांत किया। किसी साधक के आक्रमण से बचने के लिए सांसारिक दुनिया की गति तकनीक का उपयोग करना वास्तव में एक भयावह कार्य था। ज़यान ने जमीन पर बैठकर सामने देखा और देखा कि पवन दीवार पहले ही गायब हो चुकी थी, और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू, जो उसके पीछे छिपे थे, 2 टुकड़ों में कट चुके थे, और दोनों टुकड़े वहां बिना जीवन के पड़े थे। उनके पास विशाल तलवार थी जिसकी चमक मंद होती जा रही थी। ज़यान ने अपना हाथ ऊपर उठाया और आकाश की ओर इशारा किया। उस विशाल तलवार ने तुरंत अपनी नोक मोड़ ली और ज़यान की ओर लौट आई, और जैसे ही यह ज़यान के सामने आई, यह अपने मूल तावीज़ रूप में बदल गई और हल्के पंख की तरह उसके हाथ में गिर गई। जैसे ही ज़यान ने तावीज़ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, ज़ियारलिन की उपस्थिति में यह अचानक आग में बदल गई और कुछ ही क्षणों में राख में परिवर्तित होकर पहाड़ी की हवा के साथ विलीन हो गई। इसे देखकर ज़यान वहां स्थिर खड़ा रहा। उसका चेहरा भावशून्य था, और कुछ ही समय बाद उसने कड़वी मुस्कान के साथ हृदय में हल्का दुख महसूस किया। ये तावीज़ अब केवल बिखरी हुई वस्तु थी, और इस संघर्ष की शुरुआत में भी इसमें ज़्यादा शक्ति नहीं बची थी, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष ने अंततः इसकी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी। ये देखकर ज़यान, जो इसकी वास्तविक मूल्यता को अच्छी तरह समझता था, अत्यंत हृदयहीन महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास इसके लिए कुछ करने का विकल्प नहीं था। आखिरकार वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू जैसी प्रबल शक्ति वाले विरोधी को मारने की कीमत चुकाए बिना यह संभव नहीं था। फिर भी विरोधी का आसमानी बाढ़ ड्रैगन ध्वज वास्तव में एक प्रभावशाली लूट साबित हुआ, जो इस तावीज़ की हानि की भरपाई के लिए पर्याप्त था, और इसके अतिरिक्त वह 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की गोलियां भी प्राप्त करने वाले थे, जिन्हें अभी तक ज़यान ने नहीं चुराया था। इस विचार से ज़यान का हृदय खुशी से भर गया, क्योंकि इस प्रबल युद्ध ने वास्तव में कुछ मूल्यवान परिणाम दिया था। यदि वह इन गोलियों को प्राप्त कर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में सफल हो जाता, तो उसे रक्त और अग्नि की परीक्षा जैसी खतरनाक और अजीब चुनौती में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू जैसी शक्ति वाले साधकों की संख्या निश्चित रूप से पर्याप्त थी, और वह जानता था कि कुछ और भी साधक इससे कहीं अधिक जटिल और मुश्किल साबित हो सकते थे। कुछ समय बाद ज़यान अपने हाथ में स्पिरिट स्टोन को अवशोषित कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अपनी जादुई शक्ति को कुछ हद तक पुनः प्राप्त किया, वह खड़े हुए और आसमानी बाढ़ ड्रैगन ध्वज की ओर बढ़े, जो उनके पास थोड़ी दूरी पर गिरा हुआ था। जैसे ही ज़यान ने अपनी पीठ सीधी की, उनके दांतियान में अचानक तेज दर्द उठा, मानो अनगिनत लोहे की सुइयां अचानक उसमें घुस रही हों, जिससे वह झुक गए और उनका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। कुछ समय तक ज़यान अचल रहे, और जैसे ही उन्होंने गहरी सांस ली, दर्द कुछ हद तक कम हुआ। उनके चेहरे पर उदासी का भाव था, और उनके होंठ के कोने कई बार कँप-कँपाए। ज़यान को पूरी तरह पता था कि इसका कारण क्या था। ये वह बड़ी मात्रा में वृद्ध जड़ी बूटियां थीं जो उन्होंने कुछ समय पहले निगल ली थीं। हालांकि वे कुछ आध्यात्मिक शक्ति तुरंत अवशोषित कर सकते थे, उनकी अधिकांश शक्ति दांतियान में अस्वीकृति के रूप में जमा हो गई थी, और इसमें कई अस्पष्ट चिकित्सीय अशुद्धियां भी शामिल थीं। यदि समय रहते उन्हें शुद्ध नहीं किया गया, तो यह निश्चित रूप से गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती। हालांकि ज़यान ने यह कार्य अपनी जान बचाने के लिए किया था, और उनके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं था। वास्तव में इस विधि ने लंबे युद्ध के दौरान उनकी मदद की थी,
क्योंकि यह बलपूर्वक आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने में सहायक था। लेकिन केवल जड़ी बूटियां खाने से ज़यान को अंत तक टिकने के लिए पर्याप्त नहीं था, उन्हें अपनी जादुई शक्ति को मध्य ग्रेट स्पिरिट स्टोन के माध्यम से पुनः प्राप्त करना पड़ा ताकि वे विरोधी को परास्त कर सकें। इसके अलावा उनकी जीत में एक और महत्वपूर्ण कारण था, उन्होंने अपनी रक्षा जादुई तकनीक, जल बाधा तकनीक को समाप्त कर दिया था। पिछले 2 वर्षों में जब उन्होंने बुनियादी जादुई तकनीकों का अभ्यास किया तो उन्हें वू फैंग से यह सीख मिली कि निम्न स्तरीय साधकों में तावीज़ों के उपयोग को लेकर एक गलतफहमी थी। वे मानते थे कि तावीज़ को सक्रिय करने के लिए उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक शक्ति के अलावा तावीज़ उपयोगकर्ता की शक्ति को और अधिक खपत नहीं करता। वास्तव में तावीज़ के सक्रिय होते ही यह उपयोगकर्ता से लगातार थोड़ी मात्रा में जादुई शक्ति का उपयोग करता रहता है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से जादुई तकनीक को नियंत्रित कर सके। यदि जादुई तकनीक समाप्त नहीं हुई तो उपयोगकर्ता को आध्यात्मिक संबंध बनाए रखने के लिए निरंतर शक्ति की खपत होती रहती। चूंकि क्यू कंडेंसेशन साधक इस तरह के आध्यात्मिक तारों को नहीं देख सकते थे और अल्पकालिक उपयोग की शक्ति नगण्य थी, इसलिए अधिकांश साधक इसे अनदेखा कर देते थे और गलत धारणाएं बनती थीं। वू फैंग उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने ये सत्य देखा था और उन्होंने ज़यान को ये कैजुअली बताया। ज़यान ने इसे ध्यान में रखा और व्यक्तिगत परीक्षणों के बाद इसकी पुष्टि की। इस प्रकार उस थकाऊ युद्ध के बीच ज़यान ने इसे याद किया और निर्णायक रूप से अपनी रक्षा जादुई तकनीक को समाप्त कर दिया, जिससे उन्होंने काफ़ी जादुई शक्ति बचाई। हालांकि यह प्रारंभ में नगण्य प्रतीत हुई, लेकिन लंबे समय के दौरान ये शक्ति असाधारण रूप से महत्वपूर्ण साबित हुई। इस प्रकार ज़यान ने इस थोड़ी बची शक्ति का उपयोग कर विरोधी के सामने थोड़ी और देर तक टिकने में सफलता पाई। यदि ये दोनों फायदे नहीं होते तो शायद वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। अतः ज़यान ने निश्चित रूप से महसूस किया कि इस विजय में अपनी सारी शक्ति का प्रयोग केवल अपनी जान बचाने के लिए करना अत्यंत जोखिमपूर्ण था। विरोधी की शक्ति वास्तव में उसकी अपनी शक्ति से अधिक थी, लेकिन किसी भी तरह जो जीवित बचा वह ज़यान ही था। जैसे ही ज़यान ने इस दर्द में थोड़ी राहत पाई, उसने खुद को मजबूर किया और धीरे धीरे चलना शुरू किया। अंततः उस स्थान तक पहुंचा जहां आसमानी बार ड्रैगन ध्वज गिरा था। उसने अपने आप को मजबूर किया और जादुई उपकरण को उठाया, खुशी से उसका निरीक्षण किया और अंततः इसे अपने भंडारण थैले में रखा। इसके बाद वह वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के शव की ओर बढ़ा। अत्यंत खून से लथपथ दृश्य देखकर थोड़ी घृणा के साथ उसने लू की तलाश की। शव के ऊपरी हिस्से पर उनका भंडारण थैला आसानी से मिला। ज़यान ने असभ्य ढंग से थैले से सभी वस्तुएं निकाल दीं और उन्हें पूरी तरह खाली कर दिया। जल्द ही उन्होंने उस केस और बोतल को देखा जिसमें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की गोलियां रखी हुई थीं। खुशी से उछलते हुए वह उन वस्तुओं की ओर झुके और केस तथा बोतल उठाए। उन्होंने उन्हें खोला और प्रत्येक कंटेनर में चमकदार नीली गोली पाए। भले ही उनकी गंध तीखी थी, लेकिन इनमें प्रबल आध्यात्मिक शक्ति थी। ज़यान के चेहरे पर मुस्कान थी और वह तुरंत सुनिश्चित हो गए कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की गोलियां वास्तविक हैं। इसके बावजूद अभी उनका ध्यान अन्य वस्तुओं की ओर नहीं गया, क्योंकि यह वह स्थान था जहां अभी अभी युद्ध हुआ था। उन्होंने वहां अधिक समय नहीं बिताया और जल्दी से वहां से निकल गए। ज़यान ने तेजी से वस्तुएं संभाली और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के भंडारण थैले को सावधानीपूर्वक छिपाया। उसने थोड़ी राहत महसूस की और अपने शरीर को सीधा किया तथा खिंचाव किया। इसी समय उसे पीछे से हवा का तेज झोंका महसूस हुआ, मानो कुछ तेजी से आ रहा हो। ज़यान चौकन्ने हुए और तुरंत भागने की सोची, लेकिन तभी उनके दांतियान में तेज दर्द उठा, जिससे उनका शरीर अचानक सुस्त हो गया। फिर एक सुगंधित मृदु स्त्री का शरीर ऊर्जा से भरकर पीछे से ज़यान को गले लगाकर पकड़ लिया। ज़यान स्तब्ध रह गए और मुक्त होने की कोशिश करने लगे, लेकिन दांतियान में दर्द और हाल ही में लड़ाई के कारण उनके अंग कमजोर थे, इसलिए वह खुद को मुक्त नहीं कर पाए। इस स्थिति में हालांकि ज़यान को पीछे खड़ी व्यक्ति की पहचान का हल्का अंदाजा था, उन्होंने पीछे झांक कर देखा। जैसे ही उन्होंने आधा सिर मोड़ा, एक सुंदर और कोमल चेहरा पहले ही उनके पास था और लगातार अपने मधुर होठों से ज़यान को पागलों की तरह चूम रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि जूनियर मार्शल सिस्टर चेन थी, जो पहले एक कदम भी नहीं हिल पा रही थीं। जैसा कि अनुमानित था, जूनियर मार्शल सिस्टर चेन पहले विंड बाइंडिंग तकनीक के कारण हिल नहीं पा रही थीं, लेकिन ज़यान और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के युद्ध ने उनके पास नहीं पहुंचा, इसलिए वह पूरी तरह सुरक्षित रही। युद्ध के बाद वह पूरी तरह से अचोट थी। युद्ध शुरू होने से पहले जॉयफुल मीटिंग पिल के प्रभावों ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, जिससे जूनियर मार्शल सिस्टर चेन उत्कंठा में डूबी हुई थीं और किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर जुड़ना चाहती थीं। हालांकि वह जादुई तकनीक से बंधी थीं और हिल नहीं पा रही थीं, परंतु उनकी अंतरात्मा में कामुक इच्छाएं लगातार बढ़ रही थीं। अभी अभी विंड बाइंडिंग तकनीक समाप्त हुई और जूनियर मार्शल सिस्टर चेन अपनी आज़ादी से उत्साहित हो गईं। तुरंत ही पास मौजूद अकेले पुरुष ज़यान की ओर दौड़ीं और जोर से गले लगाईं। ऊपर से ये दृश्य अत्यंत रोमांटिक प्रतीत हुआ। हालांकि ज़यान एक वास्तविक कुंवारा थे। जूनियर मार्शल सिस्टर चेन के उन्मत्त चुंबनों के बाद ज़यान का मन हिल गया और एक अजीब अनुभूति उत्पन्न हुई।
चूंकि ज़ियान ने कभी अपने आप को सम्मानित सज्जन के रूप में नहीं दिखाया, इसलिए उन्हें यह अनुभव करना नीचा नहीं लगा कि यह स्त्री उनके गोद में है। परिणामस्वरूप उत्साही और शिष्टाचारहीन ज़ियान ने पीछे से हाथ बढ़ाया और जूनियर मार्शल सिस्टर चेन को गले लगा लिया। ज़ियान की प्रतिक्रिया महसूस करके जूनियर मार्शल सिस्टर चेन और अधिक असहनीय महसूस करने लगीं। हालांकि उन्होंने पुरुष और महिला के बीच के संबंध का अनुभव कभी नहीं किया था, उनकी प्राकृतिक कामुक प्रवृत्तियां उन्हें ज़ियान के वस्त्रों को खींचने के लिए प्रेरित कर रही थीं। जूनियर मार्शल सिस्टर चेन की इस क्रिया ने ज़ियान को संयमित किया। उन्होंने पुनः आग में उलझने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने दाहिने हाथ से सोल लॉक तावीज़ की खोज की। फिर उन्होंने मुश्किल से अपनी थोड़ी सी हाल ही में पुनः प्राप्त जादुई शक्ति को सक्रिय किया और सोल लॉक तकनीक का उपयोग कर जूनियर मार्शल सिस्टर चेन को नियंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने धीरे से जूनियर मार्शल सिस्टर चेन के आकर्षक शरीर से खुद को मुक्त किया और महिला को जमीन पर सुरक्षित रूप से रख दिया। अंश ज़ियान ने आंशिक रूप से झुकते हुए जूनियर मार्शल सिस्टर चेन के पास पहुंचकर उसके आकर्षक और मोहक रूप को ध्यान से देखा। उसकी नाजुक और सुडौल आकृति, जिसके कुरूपोत्तेजक अंगों ने धीरे धीरे पेट और कुछ रहस्यमय हिस्सों को प्रकट किया, ज़ियान के मन को उत्तेजित कर दिया और उसे कुछ पल के लिए चकरा देने पर मजबूर कर दिया। उसे स्पष्ट रूप से यह समझ में आ गया कि यदि वह चाहे तो सामने खड़ी यह असाधारण सुंदरता उसे ऐसा आनंद दे सकती थी जो उसकी आत्मा तक प्रवेश कर जाता और उसे एक सच्चा पुरुष महसूस करवा देता। लेकिन उसने लंबा ध्यान लगाने के बाद अनिच्छा से अपनी नज़रें उसकी ओर से हटा लीं और महिला के चेहरे की ओर लौटाईं। उसने अपनी भौहें तनी और अचानक अपनी अग्रिम अंगुली को उसकी बादाम जैसी होंठों की ओर बढ़ाया और धीरे से उन्हें पोंछा। उस नमी और कोमलता को महसूस करने के बाद उसने जल्दी से हाथ वापस खींचा और उसे सूंघा। वास्तव में यह आनंदित मिलने वाली गोली है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने झूठ नहीं कहा, ज़ियान ने अपने आप से कहा। कुछ ही क्षण बाद उसने पूरी तरह से अपने आप को शांत पाया। महान सुंदरता, ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है। यदि तुमने किसी अन्य कामोत्तेजक औषधि का सेवन किया होता तो मुझे सच में तुम्हारा जीवन पहले ही समाप्त करना पड़ता। हालांकि चूंकि यह आनंदित मिलने वाली गोली है, इसलिए मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मान सकते हैं कि तुम पहले ही एक मतिभ्रम में डूब चुकी हो और मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से याद नहीं रख सकती, ज़ियान ने धीरे से कहा और महिला की ठुड्डी को हाथ से उठाकर उसकी मंत्रमुग्ध करने वाली आंखों में देखा। वास्तव में सबसे सुरक्षित तरीका यह होता कि उसे इस दुनिया से मिटा दिया जाता, क्योंकि भले ही वह मतिभ्रम में हो, फिर भी उसे उसकी अस्पष्ट यादें हो सकती थीं। हालांकि यह संभावना बहुत कम थी, फिर भी उसे खुशी होनी चाहिए कि ज़ियान, यद्यपि अच्छा व्यक्ति नहीं था, इतना निर्दयी भी नहीं था कि महिलाओं को मारने का शौक रखते। यदि वह पुरुष होती तो उसे बिना हिचकिचाए समाप्त कर देता। ज़ियान ने अपने आप से यह सोचते हुए हल्का दुखी मुस्कुराया। थोड़े समय बाद ज़ियान चुप हो गया। महिला की नाजुक और मोहक आकृति को देखते हुए उसने अचानक अपना सिर झुकाया और उसके कोमल और लुभावने होठों को चूम लिया। महिला ने थोड़े समय के लिए उसके क्लेशपूर्ण चुंबन का उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। लंबे समय बाद ज़ियान अनिच्छा से महिला के होठों से अलग हुआ। पुरुष और महिला के बीच यह संबंध वास्तव में अद्भुत है। हालांकि मैं पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, फिर भी यह घनिष्ठ पल उस कृपा का पुरस्कार माना जा सकता है जिसने तुम्हारा जीवन बचाया। ज़ियान ने खुद से कहा, लग रहा था कि वह इस अवसर को गंवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जूनियर मार्शल सिस्टर चिन की आनंदित मिलने वाली गोली, जिसे उसने वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के हाथों से छीना था, उसे वापस नहीं करनी थी। तुम्हारा वर्तमान रूप वास्तव में पुरुषों को आकर्षित कर सकता है। यदि मुझे पुराना मास्टर माफ़ी नहीं मिला होता कि जिन्होंने अपनी कुंवारी अवस्था खो दी, उनके लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने की संभावना कम हो जाती है, तो मैं शायद इस शानदार अवसर को त्यागने के लिए मजबूर होता, ज़ियान ने अपने आप से कहा और धीरे से सिर हिलाया, गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए। अंततः रात के सुख और साधना की महत्ता के बीच उसने अपनी वासना को नियंत्रित किया और मन को शांत किया। वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू ने महिला को नशे में डालने और शोषण करने में कोई झिझक नहीं दिखाई, यह ज़ियान के लिए स्पष्ट था। उनके पास फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने यह अवसर ज़ियान के लिए छोड़ दिया। जैसा कि ज़ियान ने तय कर लिया था, उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसने पास ही एक बड़ी छेद बनाई और वरिष्ठ मार्शल ब्रदर लू के शव को उसमें फेंक दिया, फिर शव को राख में बदल दिया और मिट्टी से छेद को भरकर समतल कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। युद्ध स्थल पर उसने कुछ स्पष्ट निशानों को अपने लंबी तलवार से नष्ट किया। फिर उसने अपनी ही चादर महिला पर डाल दी और उसे उठाकर जल्दी से उड़ान भरी। 100 सौली की दूरी तय करने के बाद वह एक छिपी हुई चट्टान के पास उतरा और महिला को नीचे रखा। महिला का चेहरा लाल था और ज़ियान उसे देखते हुए धीरे से सिर हिलाकर संतोष व्यक्त किया। उसने अपनी छाती से सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन को निकाला और थोड़ी सी सफ़ेद पाउडर अपनी हथेली में डाली, फिर अपनी दूसरी अंगुली से उसे महिला के होठों पर लगाया। महिला ने अनजाने में दवा चाटी और धीरे धीरे स्फूर्ति खो दी। ज़ियान डर के मारे अधिक देर नहीं रुका और तुरंत अपने जादुई उपकरण में दवा को रखकर दूर उड़ गया।
उसे पता था कि महिला जल्द ही होश में आ जाएगी और यदि वह वहीं रुका तो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। रात भर की उड़ान के बाद जयान येलो मेपल वैली पहुंचा और 100 मेडिसिन गार्डन में प्रवेश किया। उसने 3 दिन और 3 रात तक अपनी दंतियान से अधिकांश अशुद्धियां निकालने का कार्य किया, जिससे उसकी खोई हुई शक्ति धीरे धीरे लौटने लगी। हालांकि युद्ध का प्रभाव अभी भी उसकी शक्ति को काफी कमजोर कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि कुछ महीनों में वह अपनी चरम शक्ति पर लौट जाएगा। इस समय जयान अपने डेस्क पर बैठा युद्ध के सबसे बड़े पुरस्कार 2 नीली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियों का निरीक्षण कर रहा था। उसने उन्हें 2 घंटे तक ध्यान से देखा और फिर कॉपर की बोतल में रख दिया ताकि उनकी स्पिरिचुअल क्यूस्टी न खो जाए। साथ ही उसने अपने बाकी उपकरण और सामान की जांच की और अनावश्यक चीजें नष्ट कर दीं। उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियों के सेवन के बारे में सोचा और अंततः पता चला कि इसे लेने के लिए किसी और दवा या बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, बस सीधे इसका सेवन करना पर्याप्त था। ये समाचार जयान के लिए राहत देने वाला था, लेकिन इसके बाद आने वाली समस्या ने उसे एक बार फिर उलझन में डाल दिया। जियान प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में यू राज्य और युआनवू राज्य की सीमा पर स्थित किसी रेगिस्तानी पर्वत पर कुछ दर्जन पीले वस्त्र धारण किए हुए लोग विभिन्न कद काठी के खड़े थे, जिनके वस्त्र हवा में लहराते रहते थे और उनकी आयु में कोई समानता नहीं थी। कुछ वृद्ध और सफ़ेद बालों वाले थे, जिनके चेहरे झुर्रियों से भरे हुए थे और जो जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रतीत होते थे। वहीं कुछ युवा थे, जिनकी त्वचा मुलायम थी, दांत सफ़ेद और होंठ लाल थे और जिन्होंने अभी तक पूर्ण रूप से वयस्कता में प्रवेश नहीं किया था। ये सभी लोग एकदम शांत होकर पंक्तियों में खड़े थे। सामने सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक प्रभावशाली वृद्ध पुरुष, हाथ पीछे जोड़कर खड़ा था और वह बिना किसी गति के आकाश की ओर देखते हुए गहरे विचारों में खोया हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके पीछे 4 पुरुष और एक महिला खड़े थे, सभी सम्मानपूर्ण मुद्रा में, जिनमें उस मार्शल अंकल काव्य नयन भी शामिल थे जिन्होंने जयान को पहली बार संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए लाया था। उनके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। उन 5 व्यक्तियों के पीछे पीले वस्त्र धारण किए हुए अनुशासित शिष्य 2 पंक्तियों में खड़े थे, जिनके चेहरे पर विभिन्न भाव झलक रहे थे। कुछ तनाव में थे, कुछ असहज थे, कुछ बेपरवाह या चारों ओर नजर दौड़ा रहे थे और कुछ चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाते हुए। अंतिम पंक्ति में एक सामान्य गहरे रंग का युवक खड़ा था, जिसने अपनी नजरें झुकी हुई थीं और शुरू से ही अपने पैरों के पास की ओर देख रहा था। वह हल्का संकोचपूर्ण प्रतीत हो रहा था और किसी भी तरह से अपनी दृष्टि नहीं हिला रहा था। हालांकि इन सभी को यह नहीं पता था कि यह पीला युवक चुपचाप गुस्से और कड़वाहट से प्रकट कर रहा था। ये युवक, जो बाकी सभी से भिन्न था, कोई और नहीं बल्कि जयान था। ये पीले वस्त्रधारी लोग येलो मेपल वैली के शिष्य थे, जो रक्त और अग्नि के परीक्षण में भाग लेने वाले थे, और जयान ने अंततः इस लगभग निश्चित मृत्यु वाले कार्य में भाग लेने का निर्णय लिया था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 2 गोलियों का मामला उसके लिए केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण मजाक बनकर रह गया था। लगभग 1 महीने पहले जब जयान ने वू फैंग से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली लेने की विधि ज्ञात की थी, तो वह अत्यंत चकित हुआ था। उसे पता चला कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली लेने वाले शिष्यों को 3 महीने के लिए संन्यास में रहना पड़ता है और इस अवधि में सारी औषधीय शक्ति का उपयोग करना अनिवार्य होता है, अन्यथा गोली की शक्ति बिखर जाती और इसकी प्रभावकारिता अत्यधिक कम हो जाती। इसलिए ये जानने में कई महीनों का समय लगता था कि कोई व्यक्ति फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में सफल हुआ या नहीं। इतना लंबा इंतजार करना जयान के लिए हतोत्साहित करने वाला था। उसकी मूल योजना ये थी कि पहले वह दोनों फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां ले और फिर देखे कि उसे रक्त और अग्नि के परीक्षण में भाग लेना आवश्यक है या नहीं। यदि वह भाग्यशाली होता और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाता, तो वह निश्चित रूप से इतने खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि केवल 4 में से 1 ही जीवित बचता था। ये वास्तव में भयानक था। यदि गोली लेने के बाद वह असफल होता, तो उसे अवश्य ही निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता। यदि 2 या 3 गोलियां पर्याप्त नहीं होती, तो वह 3, 4 या और अधिक गोलियां तैयार करता। वह जानता था कि उसकी योग्यता बहुत ही न्यूनतम थी और केवल कई गोलियां लेने से ही उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश का आश्वासन मिल सकता था। हालांकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली लेने के बाद उसे 3 महीने संन्यास में रहना अनिवार्य था, जिससे जयान की योजना गड़बड़ा गई और वह एक कठिन परिस्थिति में पड़ गया जहां उसे अपनी सभी इच्छाएं पूरी करने का अवसर नहीं मिल सकता था। आखिरकार जयान को यह निर्णय लेना था कि वह या तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली ले और निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की पूरी संभावना को त्याग दे, या वह फिलहाल गोली को अलग रखकर रक्त और अग्नि के परीक्षण के बाद उसका सेवन करे। दोनों चीज़ों को एक साथ हासिल करना असंभव था। लगभग पखवाड़े भर विचार करने के बाद जयान ने महसूस किया कि अपनी भयंकर योग्यता को देखते हुए दोनों गोलियां लेने के बावजूद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश की संभावना काफ़ी कम थी, इसलिए उसने रक्त और अग्नि के परीक्षण में भाग लेना जरूरी समझा। वास्तव में जयान ने यह विचार भी किया था कि अगले 5 साल तक प्रतीक्षा करके अगली रक्त और अग्नि की परीक्षा में भाग ले।
उस समय भले ही वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश करने में असफल होता, उसके इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स निश्चित रूप से अपनी चरम शक्ति तक पहुंच चुके होते, जिससे उसकी आत्मरक्षा की क्षमता कहीं अधिक मजबूत होती। लेकिन ज़यान के इस विचार के कुछ समय बाद येलो मेपल वैली के उच्चाधिकारियों ने एक घोषणा की, जिसने यू राज्य की संपूर्ण साधना दुनिया को हिला कर रख दिया और उसके इस विचार को हवा में भुला दिया। घोषणा के अनुसार 5 साल बाद रक्त और अग्नि के परीक्षण का निषिद्ध क्षेत्र अस्थायी रूप से 60 वर्षों के लिए सील कर दिया जाएगा और इस अवधि में 7 महान संप्रदाय मिलकर किसी को भी प्रवेश या औषधि एकत्र करने की अनुमति नहीं देंगे। यह अस्थायी सील सामान्य नहीं थी, लेकिन लगभग हर 300 से 400 वर्षों में 7 महान संप्रदाय इसे करते थे। निषिद्ध क्षेत्र में अक्सर प्रवेश होने के कारण उसमें स्पिरिचुअल क्यू अत्यधिक मात्रा में फैल जाती थी और औषधियों की उपस्थिति और वृद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता था। इस अस्थायी सील का उद्देश्य केवल ये था कि स्पिरिचुअल क्यू की घनता सामान्य स्तर पर लौट सके। हालांकि 7 महान संप्रदाय इस उपाय को अपनाते थे, फिर भी निषिद्ध क्षेत्र की औषधियां वर्ष दर वर्ष दुर्लभ होती जा रही थीं। विशेषकर वे औषधियां जिनकी आवश्यकता गोली बनाने में थी, अत्यंत कठिनाई से मिलती थीं। विशेषज्ञों का अनुमान था कि यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में औषधियों को पूरी तरह सामान्य मात्रा में पुनः उत्पन्न करना चाहता है, तो उसे कम से कम 1 सहस्त्राब्दी के लिए इसे सील करना पड़ता। हालांकि निषिद्ध क्षेत्र की वास्तविक स्थिति के बावजूद कोई भी इस अनुमान की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकता था। लेकिन 7 महान संप्रदायों के नेता इतने कठिन निर्णय लेने में असमर्थ थे। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियों की संख्या उनके संप्रदायों के उत्थान और पतन से सीधे जुड़ी थी। यदि इन गोलियों की कमी 50 से 60 वर्षों तक रहती तो केवल सही नुकसान होता। लेकिन यदि कई सैकड़ों या 1000 वर्षों तक गोलियां उपलब्ध नहीं होती, तो न केवल 7 महान संप्रदाय बल्कि पूरे यू राज्य की साधना दुनिया जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करती। निषिद्ध क्षेत्र में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक न होने पर क्या इसे साधना दुनिया कहा जा सकता था? उस समय साधना परिवार और स्वतंत्र साधक राज्य छोड़कर अन्यत्र जीवित रहने की तलाश करते। इसलिए भले ही 7 महान संप्रदाय ये जानते थे कि निषिद्ध क्षेत्र को बार बार खोलना अंडा देने वाली मुर्गी को मारने जैसा मूर्खतापूर्ण है, वे इसे रोक नहीं सकते थे। वे केवल आशा कर सकते थे कि निषिद्ध क्षेत्र की औषधियां समाप्त होने से पहले वे अन्य औषधियों का उत्पादन कर सकें। ज़यान को इस पूरी स्थिति की जानकारी नहीं थी, लेकिन नई जानकारी के प्रकाश में वह अगले 5 साल तक प्रतीक्षा करने का साहस नहीं कर सकता था। धीरे धीरे सोचने वाले भी यह समझ जाते कि 5 वर्षों में निषिद्ध क्षेत्र खुलने पर वहां रक्त की बारिश अनिवार्य होगी। प्रत्येक महान संप्रदाय अपने श्रेष्ठ शिष्यों को अंतिम बार औषधि एकत्र करने के लिए भेजेगा। यदि ज़यान इस रक्त और अग्नि परीक्षण में भाग नहीं लेता, तो वह स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करता। इसके अलावा इस निर्णय के कारण आगामी निषिद्ध क्षेत्र की यात्रा अधिक कठिन और खतरनाक होने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद अगली बार यह और भी अधिक रक्तरंजित और घातक होगी। 5 दशक बाद परीक्षण में भाग लेने की मूर्खता ज़यान ने कभी नहीं सोची, क्योंकि तब तक वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश करने की सर्वोत्तम आयु पार कर चुका होगा। इस तरह सोचते हुए ज़यान ने औषधि एकत्र करने वाले दल में भाग लिया और अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। लेकिन जब मार्शल अंकल काव्य नयन ने उसे देखा, तो ज़यान अत्यंत आश्चर्यचकित और कुछ हद तक पछताए हुए महसूस किया। मार्शल अंकल काव्य नयन भी चकित थे। एक ओर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नया शिष्य इस खतरनाक परीक्षण में भाग ले रहा था, और दूसरी ओर वह ज़यान की असाधारण साधना प्रगति देखकर लगभग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ज़यान की योग्यता के आधार पर इतनी कम अवधि में 9वें स्तर से 11वें स्तर तक प्रगति कैसे संभव थी? यदि ज़यान असाधारण प्रतिभाशाली शिष्य होता तो यह अजीब नहीं होता। लेकिन उन्होंने स्वयं ज़यान की असली आध्यात्मिक जड़ों का परीक्षण किया था, जिससे पता चला कि यह तेज उन्नति अविश्वसनीय थी। मार्शल अंकल काव्य नयन संदेह में पड़े और अशिष्ट होकर ज़यान को किनारे खींचकर फिर से परीक्षण किया। परिणाम वही निकला जिससे किसी भी प्रकार के संशय को समाप्त कर दिया गया और मार्शल अंकल काव्य नयन वास्तव में हैरान रह गए। ज़यान ने सभी सवालों का उत्तर केवल मुझे नहीं पता कहकर दिया और बार बार यह जोर दिया कि आज की उसकी साधना पूरी तरह से उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम थी। जहां तक ये सवाल था कि उसने इतनी आश्चर्यजनक गति से अपनी साधना को कैसे उन्नत किया, ज़यान ने मार्शल अंकल काव्य नयन को एक रहस्यमय कहानी सुनाई, जिसे उसने पहले से ही तैयार कर रखा था, जिसमें उसने बताया कि बचपन में उसने गलती से एक जादुई फल खा लिया था। उसने सारी जिम्मेदारी उसी जादुई फल पर डाल दी। ये बहाना उसने विशेष रूप से ऐसे परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया था। ज़यान को अच्छी तरह पता था कि एक विश्वसनीय झूठ में लगभग 70% सच्चाई और 30% असत्यता होनी चाहिए। इसलिए वह जादुई फल जिसे उसने वर्णित किया केवल कल्पना का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह फल हजारों वर्षों से प्रचलित एक अफवाह का हिस्सा था। अमरकुल के ड्रैगन स्केल फ्रूट के नाम से जाना जाने वाला फल। कहा जाता था कि इसे खाने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है और वह आकाश में उड़ सकता है। इस फल के वास्तविक अस्तित्व का पता लगाने का कोई तरीका ज़यान के पास नहीं था, लेकिन सच तो ये था कि अब तक किसी ने इसे वास्तविक रूप से नहीं खाया था।
जैसे ही मार्शल अंकल काव्य नयन ने जयान के वर्णन को सुना, उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने कहीं से एक प्राचीन ग्रंथ रिकॉर्ड ऑफ वंडरस ऑब्जेक्ट्स ढूंढा और उसमें ड्रैगन स्केल फ्रूट के बारे में एक लेख पढ़कर जयान की पुष्टि के लिए दिया। इस स्थिति में जयान ने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। आश्चर्यचकित होकर मार्शल अंकल काव्य नयन ने टस्क टस्क की आवाज़ निकाली। जयान ने यह भी बताया कि जैसे ही उसने फल तोड़ा, पौधे की जड़ों का मूल भाग तुरंत मुरझा गया और मर गया, जिससे वह फल फिर कभी उसी स्थान पर न उग सके। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि कोई दूसरा व्यक्ति इसके बारे में पूछताछ करके अधिक फल ढूंढने का प्रयास न करे और कहानी पूरी तरह समाप्त हो जाए। कि सामने वाला व्यक्ति लालची हो, इसे सच मान ले या कहीं और जाकर ऐसा फल खोजने की कोशिश करे, यह जयान की कोई चिंता नहीं थी। जयान को भली भांति पता था कि भले ही मार्शल अंकल काव्य नयन ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने पूरी तरह विश्वास कर लिया हो, और भले ही उसने सभी सवालों के उत्तर दे दिए थे, परंतु यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उन्होंने वास्तव में कितना विश्वास किया। शायद उनका मन आधा विश्वास और आधा संदेह में था, विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रहा था। इसलिए जयान ने सोचा कि भविष्य में इस मार्शल अंकल से बचते हुए रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, ताकि यदि उन्हें किसी भी तरह का संदेह हुआ तो समस्या न हो। लेकिन जयान को विश्वास था कि यदि वह सफलतापूर्वक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में प्रवेश कर गया तो उसकी असली पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। भले ही मार्शल अंकल काव्य नयन के मन में संदेह बना रहे, वे आसानी से उसे चुनौती नहीं देंगे। आखिरकार साधना की दुनिया शक्ति के साथ बोलती थी। अंततः जयान ने अपनी साधना के संबंध में पूछे गए सभी सवालों को दरकिनार कर दिया। मार्शल अंकल काव्य नयन ने स्पष्ट रूप से शायद अपने पूर्ववर्ती प्रश्नों के लिए क्षमायाचना की हो या नहीं, यह अस्पष्ट था, पर उन्होंने जयान को पंजीकरण में कठिनाइयां नहीं दी। उन्होंने उसे सभी आवश्यक कागजातों को पूरा करने में आसानी से मदद की और निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश से पहले कुछ आवश्यक सावधानियों के बारे में चेतावनी दी। जयान ने उन्हें कृतज्ञता व्यक्त की, फिर विदा लेकर अपने काम पर लौट गया। उसने अपने पुराने छोटे वृद्ध के पास जाकर औषधि उद्यान में अस्थायी रूप से काम रोक दिया ताकि वह रक्त और अग्नि के परीक्षण की तैयारी बिना किसी विचलन के कर सके। ये सुनकर छोटे वृद्ध थोड़ी देर के लिए चुप रहे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे कह रहे हो तुम पहले से ही मर चुके हो, और उन्होंने लगातार जयान की ओर देखा, जिससे जयान का हृदय लंबे समय तक अस्थिर रहा। परंतु आश्चर्य ये हुआ कि इस वरिष्ठ मार्शल अंकल माँ ने बिना किसी झिझक के जयान को 2 बोतलें औषधि दी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, एक बोतल आंतरिक उपयोग के लिए और दूसरी बाहरी उपयोग के लिए। फिर उन्होंने अपने उड़ने वाले जादुई उपकरण पर उड़ान भरी और उदासीन अभिव्यक्ति के साथ चले गए। इस कृपा ने जयान के हृदय को हल्का गर्म कर दिया। पिछले 2 वर्षों के अनुभवों के कारण जयान समझ गया कि छोटे वृद्ध का स्वभाव विचित्र हो सकता है, लेकिन वह वास्तव में ठंडी बाहरी छवि के बावजूद एक गर्म हृदय वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अब तक उसे अपने भतीजे के समान माना, जिससे जयान भावुक हो गया। निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश से 3 दिन पहले मार्शल अंकल काव्य नयन ने अंततः जयान को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें सभा हॉल में इकट्ठा होने और जाने की तैयारी करने का निर्देश दिया। जयान जब पहुंचा तो वहां सभी रक्त और अग्नि परीक्षण के लिए पंजीकृत शिष्य एकत्रित थे, चुपचाप एक दूसरे का मूल्यांकन कर रहे थे। येलो मेपल वैली के पूरे क्षेत्र से 10,000 से अधिक क्यू कंडेंसेशन स्तर के शिष्य थे। जयान सभी को जानता नहीं था, लेकिन एक महिला ऐसी थी जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था। वह वही जूनियर मार्शल सिस्टर चिन थी, जिसे पहले मार्शल ब्रदर लू ने नशे में डालकर लगभग शोषण किया था। यह उल्लेखनीय था कि मार्शल ब्रदर लू की मृत्यु के बाद येलो मेपल वैली में हलचल मच गई थी। हालांकि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में नहीं पहुंचा था, लेकिन वह उत्परिवर्तित आध्यात्मिक जड़ों वाला शिष्य था, जिसके कारण संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने उस पर करीबी नजर रखी थी। जूनियर मार्शल सिस्टर चिन ने किसी अज्ञात कारण से उस रात के घटनाक्रम पर कभी किसी से चर्चा नहीं की और इस विषय पर बोलने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप लंबे समय तक लापता मार्शल ब्रदर लू को एक गुमशुदा व्यक्ति माना गया। विभिन्न शिष्यों से संपर्क करने और संप्रदाय में खोज करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला और यह मामला धीरे धीरे भुला दिया गया। इस प्रकार के लोग घाटी में लगातार गायब होते रहते थे। यह नया या असामान्य नहीं था। मार्शल ब्रदर लू पहला नहीं था और निश्चय ही आखिरी भी नहीं होगा। प्रारंभिक प्रतिक्रिया अवधि के बाद येलो मेपल वैली में किसी ने कभी मार्शल ब्रदर लू का उल्लेख नहीं किया, जैसे वह कभी मौजूद ही नहीं था। इस स्थिति ने जयान को थोड़ी राहत दी, लेकिन उसके हृदय में ठंडक का एहसास भी हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, अधिकांश साधक इच्छाओं को नियंत्रित करने वाले लोग होते थे। यदि एक दिन जयान स्वयं गायब हो जाता तो संप्रदाय के भीतर उनकी प्रतिक्रिया वर्तमान जैसी तीव्र नहीं होती। शायद एक पल में वह पूरी तरह भुला दिया जाता और कोई उसके बारे में पूछताछ में समय या ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता। जयान ने संप्रदाय में प्रवेश के बाद हमेशा सावधानी और निचली प्रोफाइल बनाए रखने का सही निर्णय लिया था। आखिरकार साधना का मार्ग अत्यंत लंबा था और दुर्घटनाओं की संभावना बहुत अधिक थी। यदि जयान अधिक ध्यान आकर्षित करता या किसी बेवकूफ़ी भरे प्रदर्शन में उलझता
तो एक निचले स्तर का साधक, जिसकी पृष्ठभूमि और समर्थन जैसी कोई सुविधा नहीं थी, लंबे साधना मार्ग पर किसी शक्तिशाली अस्तित्व द्वारा किसी भी क्षण कुचला जा सकता था। जूनियर मार्शल सिस्टर चिन का व्यवहार पहले से स्पष्ट रूप से भिन्न था। जयान सुनिश्चित नहीं था कि यह उसके प्रेमी के धोखे के कारण था या नहीं। अब वह कोई श्रृंगार नहीं करती थी, ठंडी परंतु आकर्षक थी, और उसका संपूर्ण शरीर ऐसा वातावरण उत्पन्न कर रहा था जो अजनबियों को दूर रहने का संकेत देता था। इस दौरान कुछ युवा पुरुष उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा। यह इसलिए नहीं कि पुरुष निम्न स्तर के थे, इस महिला की ठंडी और अभिमानी अभिव्यक्ति उसकी सुंदरता में और रहस्यपूर्ण आकर्षण जोड़ती थी। इससे आसपास के पुरुष शिष्य उसे चुपके से देखने की कोशिश करते थे। यह आकर्षण उस समय की दयालु और प्यारी महिला की तुलना में कहीं अधिक था, जब वह मार्शल ब्रदर लूक के साथ थी। परंतु ये देखकर जयान चिढ़ गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस महिला के लिए पुरुषों में विश्वास पैदा करना कठिन होगा। प्रेमी के धोखे के बाद संभवतः वह अपने हृदय को किसी अन्य पुरुष के लिए खोलना आसान नहीं समझती। संभवतः उसने ये निर्णय लिया कि वह अकेली ही वृद्ध होगी और अपनी जीवन यात्रा समाप्त करेगी। ये जूनियर मार्शल सिस्टर चिन जयान को पहचान नहीं पाए। जयान जानबूझकर उसके सामने कुछ बार गया, लेकिन उसे केवल ठंडी अभिव्यक्ति ही मिली। उसने स्पष्ट रूप से उसे उन लोगों में से एक माना जो उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। जयान को राहत मिली। आनंदित मिलने वाली गोली का मतिभ्रमकारी प्रभाव वास्तव में शक्तिशाली था। इस महिला को उसे बिल्कुल याद नहीं था, इसलिए उसकी अंतिम चिंता पूरी तरह समाप्त हो गई। लेकिन जब उसने उस रात उसके नग्न शरीर की कामुकता और अब जूनियर मार्शल सिस्टर चिन की ठंडी और स्थिर मुद्रा को देखा, तो जयान के हृदय में कामना और पछतावा दोनों भर गए। जहां तक बात है कि उसने रक्त और अग्नि परीक्षण में भाग लिया, शायद यह उसकी वजह से ही था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली खो जाने के बाद यदि यह महिला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त करना चाहती थी, तो उसे भी उसी तरह जुआ खेलना पड़ता जैसे जयान ने किया। निषिद्ध क्षेत्र की यह यात्रा ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली पाने का एकमात्र तेज मार्ग था। येलो मेपल वैली से निषिद्ध क्षेत्र में जाने वाले शिष्य वास्तव में संप्रदाय के श्रेष्ठ थे, सभी मजबूत और मांसल। केवल 13वें स्तर के शिष्यों की गिनती ही 5 या 6 थी। अधिकांश अन्य शिष्य 12वें स्तर पर थे। जूनियर मार्शल सिस्टर चिन 12वें स्तर के मध्य भाग में थी। शेष शिष्य 11वें स्तर पर थे और केवल 3 ऐसे थे। जयान के अलावा एक वृद्ध था जिसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे, और एक युवा था जो लगभग 16 या 17 वर्ष का प्रतीत होता था। ये दृश्य जयान के हृदय में अनिश्चित और ठंडी अनुभूति भर गया। ये तीनों शायद केवल संख्या पूरी करने के लिए वहां थे, यानी तो तोड़फोड़ करने वाले या केवल गन का मांस बनने के लिए। पिछले नियमों के अनुसार 7 महान संप्रदायों में निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले निम्न स्तर के शिष्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं हो सकती थी। पिछली बार सामान्यतः केवल 10 लोग ही चयनित होते थे, परंतु इस बार न केवल अधिकतम संख्या पूरी हुई, बल्कि कई श्रेष्ठ शिष्य भी उपस्थित थे। इससे स्पष्ट था कि निषिद्ध क्षेत्र में औषधि एकत्र करने की यह यात्रा पिछली मानकों से कहीं अधिक कठिन होगी और जीवित रहने वालों की संख्या 1/4 से कम ही होगी। इस अपेक्षित दृश्य को देखकर जयान अपने मन में केवल शाप दे रहा था और पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये श्रेष्ठ शिष्य प्रत्येक को संप्रदाय के उच्च अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ होगा, अन्यथा वे यहाँ उपस्थित नहीं होते। जब सभी ने सेक्रेट मास्टर जोंग लिंगदाओ के उत्साहवर्धक शब्दों को सुना, तो 2 सम्मानित शिष्यों ने हाथों में ट्रे लिए हॉल में प्रवेश किया। एक ट्रे पर सोने के धागे से बने एक संग्रह पाउच रखे हुए थे और दूसरी ट्रे पर कई रंगों में बटे मध्यस्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों का एक छोटा ढेर रखा हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ कि अब समय आ गया था कि पहले जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। इसे लड़ाई के लिए प्रोत्साहन भी कहा जा सकता था। जयान ने ये सोचते हुए हल्का मुस्कुराया कि यह थोड़ा चालाकी भरा प्रोत्साहन है। मध्य स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर मूलतः सभी के लिए स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते थे। जयान के पास पहले से ही पृथ्वी और अग्नि तत्व वाले मध्य स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर थे, इसलिए उसने एक नीला जल तत्व वाला पत्थर चुना। किसी ने इसके लिए उससे विवाद नहीं किया, परंतु जब संग्रह पाउच से आध्यात्मिक उपकरण निकालने का समय आया तो शिष्य सावधानीपूर्वक नजरें गड़ाए हुए थे। ये संग्रह पाउच साधारण संग्रह पाउचों से बिल्कुल अलग था। इसमें वस्तुएं केवल आध्यात्मिक संवेदना द्वारा संग्रहित की जा सकती थीं, आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अनिवार्य नहीं था। साथ ही इसमें डाली गई किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को बाद में संग्रहित वस्तुओं द्वारा अवशोषित किया जा सकता था। यह पाउच साधक की आध्यात्मिक संवेदनाओं की जांच को भी बाधित करता था। यदि कोई हाथ बढ़ाता तो वह किसी भी संग्रहित आध्यात्मिक उपकरण को निकाल सकता था, किंतु अंततः कौन सा उपकरण निकलेगा ये केवल हाथ की अनुभूति से ही तय होता। यह पाउच विशेष रूप से आध्यात्मिक उपकरण निकालने के लिए परिष्कृत किया गया था, अन्यथा इसकी उपयोगिता सामान्य संग्रह पाउचों की तुलना में कम ही होती।
भले ही यह पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता वाले जादुई उपकरणों से भरा हो, पर रक्षा संबंधी उपकरण हमले वाले उपकरणों की तुलना में दुर्लभ थे। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले हमले और रक्षा उपकरणों की विशेषताएं बहुत भिन्न थीं। यदि कोई उचित उपकरण निकाल सके तो उसके रक्त और अग्नि परीक्षण में जीवित रहने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती थी। जिन शिष्यों के पास जादुई उपकरण नहीं थे वे अधिक सावधान और सतर्क रहते। परंतु ज़यान को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। अपनी पिछली शहर यात्रा में उसने 10,000 खजाने की दुकान के वर्षों से संग्रहित खजानों को साफ कर दिया था और 2 उच्चतम गुणवत्ता वाले जादुई उपकरण हासिल किए थे। इसके अलावा उसने बाद में एज और फ्लड ड्रैगन बैनर और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण भी प्राप्त किए थे। इसलिए केवल एक और उच्च गुणवत्ता वाला जादुई उपकरण हासिल करने से उसे कोई विशेष उत्तेजना नहीं हुई। जब ज़यान की बारी आई, अधिकांश लोगों ने पहले ही पाउच से उपकरण निकाल लिए थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि किसने कौन सा उपकरण निकाला और दूसरों को देखने नहीं दिया। ज़यान ने हाथ बढ़ाया और अंधाधुंध रूप से एक उपकरण पकड़ लिया जो दिखने में कुछ असाधारण लग रहा था। उसका हृदय रोमांच से धड़क उठा। उसने तुरंत उसे अपने संग्रह पाउच में डाल दिया और चोरी छिपे एक नज़र दौड़ाई। थोड़ी देर की हल्की व्याकुलता के बाद उसने इसे पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। इस बीच उसके पीछे खड़ा व्यक्ति असहनीय हो गया और आगे बढ़ने लगा। ज़यान ने ये देखकर चतुराई से पीछे हटकर वापस अपनी मूल जगह पर लौट गया। जादुई उपकरण के चयन के समापन के बाद हॉल के बाहर से कुछ लोग आए। वे अनेक स्टूवर्ड्स थे जिन्हें ज़यान ने पहली बार संप्रदाय में प्रवेश करते समय देखा था। मार्शल अंकल, काव्य नयन और वह वृद्ध व्यक्ति जिनसे ज़यान को वास्तव में नफरत थी, उनमें भी शामिल थे। इन लोगों के चेहरे पर एक असामान्य भाव था। सभी ने सम्मानपूर्वक एक चौकोर चेहरे वाले वृद्ध व्यक्ति को उनके केंद्र में ले जाकर उनका मार्गदर्शन किया। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति आपस में फुसफुसाने की हिम्मत नहीं कर सका। वृद्ध लगभग 50 से 60 वर्ष के बीच प्रतीत हुए, जिनके बाल कुछ भूरे थे। फिर भी उनके चेहरे का रंग स्वस्थ लाल और उनकी समग्र छवि जीवंत थी। साथ ही उनके नेतृत्व इतने प्रभावशाली थे कि एक बार देखने मात्र से पता चलता कि यह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी स्वभाव वाला है। जैसे ही उनकी दृष्टि शिष्यों पर पड़ी, ज़यान को ऐसा लगा मानो उसके 5 अंग और 6 आंतरिक नाड़ियों की पूरी स्थिति इस व्यक्ति ने देख ली हो, जिससे वह चकित और स्तब्ध हो गया। महान संप्रदाय मास्टर जोंग ने जैसे ही इस व्यक्ति को देखा, वे शीघ्रता से मार्शल अंकल ली कहकर उनका स्वागत करने लगे, जिसमें हल्का सा चापलूसी भी झलक रही थी। ये दृश्य देखकर शिष्यों के होश उड़ गए। अन्य स्टूवर्ड्स की अभिव्यक्ति सामान्य थी। न केवल उनमें कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि जब उन्होंने देखा कि वरिष्ठ ने जोंग लिंगदाओ के शब्दों पर कुछ उत्तर दिए, तो उनमें गहरी ईर्ष्या भी झलक रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस वृद्ध द्वारा मार्शल अंकल शब्दों का जवाब देना एक दुर्लभ सम्मान था। ज़यान और अन्य अनजान युवा शिष्यों को यह दृश्य देखकर आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात सेक्रेट मास्टर झांग ने इस वरिष्ठ को शिष्यों के समक्ष परिचित कराया। इस मार्शल अंकल ली का नाम ज़यान और उनके साथियों ने पहले ही सुना हुआ था। वह कोर फाउंडेशन के मार्शल पूर्वजों में से एक थे, जिनसे उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की थी, अर्थात मार्शल पूर्वज ली। इस निश्चित क्षेत्र की यात्रा का नेतृत्व मार्शल पूर्वज ली करेंगे, जिनके साथ कई स्टूवर्ड्स भी होंगे, जिनमें मार्शल अंकल काव्य नयन भी शामिल थे। सेक्रेट मास्टर जोंग द्वारा परिचय देने के बाद मार्शल पूर्वजली ने स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से केवल 2 शब्द कहे, चलो। और यहीं पर ज़यान और अन्य जूनियर्स के उनके साथ पहला सामना समाप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अग्रिम नेतृत्व करते हुए हॉल से प्रस्थान किया। ज़यान और अन्य शिष्य पूरी तरह स्तब्ध थे, फिर भी वे स्टूवर्ड्स के आग्रह पर जल्दी जल्दी उनका अनुसरण करने लगे। हॉल से बाहर निकलते ही उन्होंने ठंडी हवा का एक झोंका महसूस किया। ठीक जैसे ही वे हॉल से बाहर आए, उन्होंने देखा कि हवा में 20 झांग से भी लंबा एक विशाल, दमकता हुआ चांदी का राक्षस तैर रहा है। इसका विशालकाय शरीर इतना दमनकारी और भारी प्रतीत हो रहा था कि सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी। मार्शल पूर्वजली उस राक्षस के सिर पर खड़े थे और उन्हें उदासीन भाव से देख रहे थे। ज़यान ने अपनी आंखें मलकर कई बार सावधानीपूर्वक देखा और उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह दुर्लभ चांदी का अजगर था, जिसे कभी कभार ही देखा जाता था। परंतु यह अजगर असाधारण था। इसके सिर पर एक जेट काला सिंह था, जिससे यह और अधिक भयानक और दुष्ट दिखाई दे रहा था। ज़यान ने अपने भीतर कहा, यह कोर फाउंडेशन विशेषज्ञ की शक्ति है। वह इस दैत्य को अपने आदेशों के अधीन कर सकता है। यह सचमुच अविश्वसनीय है। यदि वह कोर फाउंडेशन तक पहुंचता तो उसे भी ऐसी ही महान जादुई शक्ति प्राप्त होती। ज़यान का सारा रक्त उत्साह से उल्टा बहने लगा। मार्शल पूर्वजली को देखने से पहले ज़यान का अस्पष्ट और मिश्रित साधना मार्ग अज्ञात था, लेकिन इस चौंकाने वाले क्षण ने उसे साधना के मार्ग में स्पष्ट दिशा दी और उसे अमरता की साधना में विश्वास दिलाया। सभी ऊपर आओ और अच्छी तरह खड़े हो जाओ। मेरा सिंहधारी चांदी अजगर आपकी जादुई उपकरणों की तुलना में बहुत तेज है। गंतव्य तक पहुंचने में केवल 2 दिन लगेंगे।
ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्शल पूर्वज ली ने नीचे की अराजक परिस्थितियों को बिल्कुल नहीं देखा। उन्होंने अजगर के विशाल सिंह को हल्का सा छूते हुए यह आदेश दिया। इस प्रकार जयान और अन्य लोग डर और हिचकिचाहट के साथ अजगर पर खड़े होकर 2 दिन और 2 रात की यात्रा में लगे रहे और अंततः किसी अज्ञात रेगिस्तानी पर्वत पर पहुंचे। इस मार्शल पूर्वज ने वास्तव में झूठ नहीं बोला था। इस प्राणी की उड़ान की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, जो शिष्यों के किसी भी उड़ने वाले उपकरण से कहीं अधिक थी। जहां वे पहुंचे वहां के स्टुवर्ड्स ने कुछ जानकारी साझा की। ये वह जगह थी जहां संप्रदायों का मिलन होना था। 7 महान संप्रदाय वहां एकत्रित होंगे और निषिद्ध क्षेत्र में एक साथ प्रवेश करेंगे, क्योंकि एक अकेले संप्रदाय या कुल की शक्ति निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं थी। निर्धारित समय सुबह था, परंतु चूंकि निषिद्ध क्षेत्र जिंग प्रांत की सीमा में था, येलो मेपल वैली को आधा होस्ट माना गया। इसलिए संप्रदाय एक दिन पहले पहुंचा और अन्य संप्रदायों की प्रतीक्षा करेगा। अब शिष्यों को स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति थी। कल उन्हें एक साथ मिलकर अनुशासित रूप से आगे बढ़ना था। स्टुवर्ड्स के अनुसार जयान और अन्य लोग अलग अलग गतिविधियों में लग गए। कुछ आध्यात्मिक ध्यान में बैठे, कुछ अपने जादुई उपकरण निकालकर साफ कर रहे थे, कुछ गहरी चिंता में खोए हुए थे। वहीं कुछ लोग जैसे आम दिन की तरह बातों में लगे हुए थे, पूरी तरह आराम में थे, जैसे किसी पर्यटन यात्रा पर हों। जयान ने इन लोगों पर विशेष ध्यान दिया। इसी समय जयान ने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी और अपनी भौहें तंग कर दीं। ध्यान आकर्षित न होने के लिए उसने जानबूझकर एक कोने में अकेले बैठने का निर्णय लिया। ऐसा कौन हो सकता है जो यहाँ आए? जूनियर मार्शल ब्रदर जयान, मेरा नाम शियांग है। मैं जूनियर मार्शल शिष्य से कल के निषिद्ध क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। यह आपके जीवन मृत्यु से संबंधित है। क्या हम बात कर सकते हैं? बड़ी हुई उम्र वाले पर चिकनी आवाज़ ने जयान की भौहें और तंग कर दीं। हालांकि जयान ने अभी तक आवाज़ के मालिक को नहीं देखा था, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति चालाक और अविश्वसनीय हो सकता है। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि परेशानी उसके पास आई है, परंतु जयान जानता था कि किसी सज्जन को नाराज़ करने से बेहतर है कि एक भ्रष्ट व्यक्ति को नाराज़ किया जाए। पूर्ण रूप से अनिच्छुक होते हुए भी उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां 2 लोग खड़े थे, एक वृद्ध और एक छोटे कद का। यदि आप चाहो तो मैं अगला भाग निषिद्ध क्षेत्र की वास्तविक यात्रा। जैसे ही जयान ने स्पष्ट रूप से उन 2 व्यक्तियों के चेहरे और रूप रंग को देखा, उसने अंतर्मन में एक गहरी आह भरी, क्योंकि यह जोड़ी आश्चर्यजनक रूप से उसकी जैसी ही प्रतीत हुई। वे शिष्य थे जो 11वीं परत तक साधना कर चुके थे। उनमें से एक वृद्ध प्रतीत होता था, पर उसकी आंखों में छल कपट की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरा युवा और निष्पक्ष लगता था, जिसकी मासूमियत और अनुभवहीनता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इस अजीब जोड़ी ने जयान को खोजा, जिससे उसे सचमुच थोड़ी हैरानी हुई, परंतु जयान ने थोड़ी सोच विचार के बाद उनकी नीयत का अनुमान लगा लिया। उसने औपचारिक शिष्टाचार के तहत ठंडी और अकस्मात आवाज में कहा, क्या वरिष्ठ मार्शल भाई के मन में कोई बात है? ये स्वर स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि वह उन्हें किसी असहज परिस्थिति से पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। स्पष्ट था कि वरिष्ठ मार्शल भाई शियांग का चेहरा जयान की कल्पना से कहीं अधिक मोटा और निडर था। उसने न केवल जयान की 1000 मील दूर की ठंडी आवाज़ पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि गर्मजोशी और परिचित अंदाज में जवाब दिया, हे जूनियर मार्शल भाई जयान, क्या आपके पास कल के निषिद्ध क्षेत्र की यात्रा के लिए कोई अच्छी योजना है? हमारी जादुई शक्ति तो नगण्य है। हो सकता है कि हम पहले ही अन्य संप्रदायों के साथ अग्नि संघर्ष में गिर जाएं। क्या बेहतर नहीं होगा कि हम बातचीत करें और कोई योजना बनाएं? जयान ने ये सुनते ही अपनी आंखें कई बार पलक झपकाई और कुछ नहीं कहा। तथापि वह पूरी तरह से सुनिश्चित था कि सामने वाले की मंशा क्या थी। उनके शब्द उनके अपने अनुमान के काफी करीब थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह वृद्ध चालाक ये योजना बना रहा था कि कुछ कमजोर जादुई शक्ति वाले शिष्यों को अपने साथ जोड़कर उन्हें एक समूह में चलाया जाए और लड़ाई में उनकी सुरक्षा और जीवित रहने की संभावना बढ़ाई जाए। परंतु जयान अच्छी तरह समझता था कि इस कार्रवाई के साथ फायदे और नुकसान दोनों जुड़े हुए थे। यदि लोग एक स्थान पर एकत्रित हो गए तो खोजी जाने वाली जगह काफ़ी कम हो जाएगी और इस प्रकार आध्यात्मिक औषधियों की मात्रा भी घट जाएगी। और अंततः ये औषधियाँ किस प्रकार वितरित होंगी, ये कहना कठिन था। यह शायद शक्ति के अनुसार तय किया जाएगा। जयान को किसी भी गठबंधन में शामिल होने में सबसे हल्की भी रुचि नहीं थी। न केवल इससे कोई फायदा नहीं था, बल्कि संभावना थी कि उसे केवल तोप के गोले की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस वृद्ध चालाक के इरादे स्पष्ट रूप से अच्छे नहीं थे और संकट के समय खुद के लाभ के लिए दूसरों का फायदा उठाना उनकी प्रवृत्ति में शामिल था। वृद्ध ने देखा कि जयान पूरी तरह शांत रहा और कुछ नहीं बोला, तो उसे बेचैनी हुई और उसने घबराते हुए कहा, दरअसल मेरे पास एक विचार है। हो सकता है कि जूनियर मार्शल शिष्य पहले इसे सुने हों, पर यह विचार सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षित रूप से इस यात्रा को पूरी करें। वृद्ध ने एक गहरी रहस्यमय अभिव्यक्ति बनाई और थोड़ी देर के लिए अपनी माथे की शिकनें मसल दी। जयान को यह दृश्य काफी हास्यास्पद लगा।
वहीं पास खड़ा पीले बालों वाला युवक इस वृद्ध चालाक की ओर गहरी प्रशंसा दिखा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, पर अपनी दृष्टि से वृद्ध के लिए उत्सुक और आशावादी भाव प्रकट किया। चूंकि ज़यान किसी भी तरह इस गठबंधन में शामिल नहीं होने वाला था, उसने अनिच्छा व्यक्त करते हुए स्पष्ट और कटु शब्दों में कहा, मुझे खेद है, मेरी साधारण प्रवृत्ति दूसरों के साथ कार्य करने की नहीं है। इस बार भी मेरी कोई योजना नहीं है। यदि वरिष्ठ मार्शल भाई अन्य शिष्यों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें अन्य जूनियर मार्शल भाइयों की तलाश करनी चाहिए। ज़यान ये जानता था कि केवल अपनी स्पष्ट और दृढ़ता दिखाकर ही वह इस वृद्ध को समझा सकेगा कि उसे परेशान करना व्यर्थ है। अन्यथा यदि वरिष्ठ मार्शल भाई शियांग को अपनी योजना में किसी भी तरह की सफलता का अवसर दिखाई देता तो वह शायद बार बार ज़यान को परेशान करता। ज़यान किसी भी प्रकार की झंझट नहीं चाहता था। वृद्ध ने यह सुनकर महसूस किया कि उसने गलत लक्ष्य चुना था। सामने वाला युवा प्रतीत होते हुए भी अनुभवी और परिपक्व था, जिसने कठिन परिश्रम और संघर्ष देखे थे। वृद्ध ने और कोई फालतू बातें नहीं की और हल्के गुस्से के साथ वहां से चले गए। ज़यान ने देखा कि वे उस अन्य शिष्य की ओर चले गए जो वर्तमान में चट्टान पर ध्यान में लीन था। ज़यान ने हल्की मुस्कान दी और फिर अपने शरीर को वापस मोड़कर उन अन्य उल्लेखनीय संप्रदाय के शिष्यों का अवलोकन करना जारी रखा। इस बार उसने देखा कि जूनियर मार्शल सिस्टर चेन और एक सामान्य रूप वाली महिला उसके पास खड़ी थीं। उनके आसपास कुछ प्रतिभाशाली और आकर्षक पुरुष हल्के से इकट्ठा थे। ज़यान के होंठ बार बार हिले। भले ही उसे पता नहीं था क्यों, पर उसने उन कुछ पुरुषों के प्रति अनिच्छा महसूस की। अंततः उसने तय किया कि जो नज़र से बाहर है वह दिल से भी बाहर है, और एक खाली स्थान खोजकर उसने आंखें बंद की और विश्राम करने का निर्णय लिया। इस प्रकार अगली सुबह आ गई। सभी शिष्य फिर से पर्वत की चोटी पर पहुंचे और क्रमबद्ध पंक्तियों में खड़े होकर अन्य अमर संप्रदायों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। कई घंटों तक प्रतीक्षा के बाद भी किसी का आगमन नहीं हुआ, जिससे ज़यान के मन में अंतहीन श्रापों की बौछार होने लगी। उसने लगभग ये संदेह करना शुरू कर दिया कि शायद अन्य संप्रदाय जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि येलो मेपल वैली के सभी शिष्यों की शारीरिक शक्ति कम हो जाए। परंतु जो चीज़ ज़यान को और भी अधिक बेचैन कर रही थी वह ये थी कि संयोग से जूनियर मार्शल सिस्टर चेन को उसके दाईं ओर खड़ा किया गया था। उसके शरीर की परिचित खुशबू कभी कभी ज़यान की नाक तक पहुंची, जिससे उसकी कल्पना उस अत्यधिक आकर्षक रात की तरह स्वतंत्र हो गई। अपने चेहरे से अजीब भाव छुपाने के लिए ज़यान ने सिर झुकाया और बड़ी बेचैनी का दिखावा किया। तथापि उसके हृदय में अंतहीन शिकायतें उमड़ रही थीं। वह सचमुच सुंदर थी, पर क्या उसकी सुंदरता इतनी थी कि ज़यान स्वयं पर नियंत्रण खो दे? वहीं मार्शल पूर्वज ली, जिनकी ज़यान बहुत प्रशंसा करता था, सबसे आगे खड़े थे। वे चेहरे को आकाश की ओर रखते हुए इस अवस्था में लंबे समय तक खड़े रहे। यह अज्ञात था कि क्या वे मानसिक यात्रा पर थे या किसी गंभीर विषय पर चिंतन कर रहे थे। अचानक ज़यान ने अपने आसपास अशांति महसूस की। ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ हो रहा था। वह अपनी नज़र ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसके साथ ही सभी शिष्य भी अनिवार्य रूप से आकाश की ओर देखने लगे। ज़यान ने भी उनकी दृष्टि का अनुसरण किया। उसने देखा कि गहरे नीले आकाश में कई तारा जैसी चमकती रेखाएं धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। थोड़ी ही देर में कुछ काले बिंदु भी दिखाई देने लगे। काले बिंदुओं के नीचे चांदी की रोशनी चमक रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये काले बिंदु तारों की रोशनी पर सवार होकर आ रहे थे। ये चमत्कार देख सभी और भी बेचैन हो गए। तभी एक छोटा और गोलमटोल मध्य आयु का स्टुवर्ड सिर घुमाकर कड़ा अनुशासन दिखाते हुए कहने लगा, शांत। ये कौन से बच्चे हैं? ये क्लियर वॉइड संप्रदाय का उड़न उपकरण है, रेनबो स्नो सिल्क। अपनी वैली का मुंह काला मत करो। उसकी बातों का असर तुरंत हुआ। बेचैनी शांत हो गई और उसके बाद केवल कभी कभी फुसफुसाहट हुई। इस समय काले बिंदु स्पष्ट हो गए। प्रत्येक परिधान में ग्रे रंग की दैवीय वस्त्रधारी साधक प्रतीत हो रही थी। अधिकांश असली दैवी साधक थे, हाथ में अश्वपूंछ की झाड़ू लिए और बालों को गूंथा हुआ। जो साधक दैवी वस्त्र नहीं पहन रहे थे वे मानव प्रतीत होते, जैसे घर छोड़ने से पहले की सुरक्षित अवस्था में बच्चे हों। ज़यान और अन्य ने स्पष्ट रूप से देखा कि उनके नीचे तारों की तरह चमकता सफ़ेद पुल वास्तव में एक कठोर सफ़ेद इंद्रधनुषीय सेतु था, जिस पर चांदी की झिलमिलाती बिंदियां जमी हुई थीं। यह अज्ञात था कि ये प्रकाश बिंदु उस वस्तु में किस प्रकार समाहित किए गए थे। ज़यान ने ध्यानपूर्वक देखा कि सफ़ेद इंद्रधनुषीय सेतु क्लियर वॉइड संप्रदाय के सदस्यों को ले जाकर पर्वत पर उतरा और येलो मेपल वैली के सदस्यों के सामने सुरक्षित भूमि पर अवतार हुआ। उनके नेता, एक मध्य आयु का दैवी साधक, ने हल्का हाथ हिलाया और सफ़ेद रोशनी गायब हो गई। उसके हाथ में एक ब्रोकेड वस्तु प्रकट हुई। मैंने सोचा नहीं था कि इस बार हितकारी ली नेतृत्व करेंगे। यह विनम्र दैवी फू यूनजी आप सबका अभिवादन करता है। इस दैवी साधक ने मार्शल पूर्वज ली के सामने कुछ कदम चलते हुए हर्षित स्वर में कहा। उनके स्वर से यह स्पष्ट था कि वे परिचित थे। अगर यह पुराना चतुर दैवी साधक आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता? मार्शल पूर्वज ली ने दोनों हाथ पीठ के पीछे करके स्पष्ट रूप से कहा। हे प्रत्येक संप्रदाय में हमने सबसे हाल ही में कोर फाउंडेशन में प्रवेश किया है।
यदि हम ये कार्य नहीं करते तो कौन करता? दैवी साधक ने बिल्कुल परवाह नहीं की और अपने अश्वपूंछ झाड़ू को मुस्कुराते हुए झुलाया। ये पुराना चतुर दैवी साधक चालाक और सूझबूझ वाला है। पिछली बार आपने मुझे दुख पहुंचाया, सोचिए मत कि फिर मौका मिलेगा। हितकारी ली, आप किसकी बात कर रहे हैं? खोए हुए दांव को मान्यता देना उचित और सही है। किसे अपमानित किया गया? दैवी साधक ने हंसते हुए कहा। मार्शल पूर्वजली ने यह सुनकर अपनी आंखों में ठंडा प्रकाश देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे क्रोधित होने वाले थे, परंतु तुरंत उन्होंने कुछ सोचा और गरिमा के साथ कदम नीचे रखा, अनिच्छा से कहा, उस लोहे के टुकड़े को आपके महान नील तलवार में बदलने के बाद उसकी शक्ति बढ़ गई, इसलिए ने उसे 10 वर्षों तक शुद्ध किया, परंतु फिर भी इसे इस पुराने चतुर दैवी साधक को सस्ते में देना पड़ा। उनके शब्दों में गहरी व्यथा थी। स्पष्ट था कि उन्होंने उस लोहे के अंश को लेकर गहरा हृदय विदारक अनुभव किया। हे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसिद्ध अमर मास्टर ली वास्तव में इस केवल एक लोहे के अंश को लेकर इतने चिंतित थे। ठीक है, इस बार मैं एक और वस्तु बनाऊंगा जो निश्चित रूप से उस लोहे के अंश से श्रेष्ठ होगी। यदि आप ये दांव जीतते हैं तो आप अपनी पिछली हार की भरपाई कर पाएंगे। दैवी साधक ने मुस्कुराते हुए अपने दाढ़ी को घुमाते हुए कहा।